भाई दिल से शुक्रिया। क्यों भरोसा जते है तो मेरी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों को एटॉमिक लेवल पर ले जाऊंगा। यूपीएससी इतनी छोटी-छोटी बारीकियां न्यूएंसेस में फंसता है, इसलिए हम इनका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। पहले टेरर बैंकिंग क्वेश्चन को तोड़ते हैं, फिर एनवायरनमेंट की माइक्रो यूनिट पर आएंगे। पार्ट 1 सीआरआई वर्सेस द फाइनल शोडाउन। भाई सोचो कि सीआरआई बड़े-बड़े स्कूल कॉलेज का रिजल्ट निकालता है और सीआईसी हर एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनाता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीआरए क्रेडिट उधार रेटिंग दर्जा देना ए बी सी। मतलब ये बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट्स को रेट देते हैं, जैसे ट्रिपल ए मतलब सबसे सेफ, बी मतलब डूब गया। इनका मालिक रेगुलेटर सेबी है क्योंकि ये शेयर मार्केट से जुड़े हैं। क्लास इंस्टीट्यूशंस को अल्फाबेटिकल सिंबल्स ट्रिपल ए बीबीबी देते हैं और सेबी इन्हें रेगुलेट करता है। क्लास इंस्टीट्यूशंस को अल्फाबेटिकल सिंबल्स ट्रिपल ए बीबीबी देते हैं और सेबी इन्हें रेगुलेट करता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी सीआईसी इन्फॉर्मेशन मालूमात डेटा। मतलब ये मेल और टेरर जैसे आम लोगों का डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे सिविल। ये हमें न्यूमेरिकल स्कोर देते हैं 300 से 900। इनका मालिक आरबीआई है क्योंकि ये बैंक के लोन से जुड़े हैं। किस इंडिविजुअल्स को न्यूमेरिकल स्कोर्स 300 to 900 देते हैं और आरबीआई इन्हें रेगुलेट करता है। किस इंडिविजुअल्स को न्यूमेरिकल स्कोर्स 300 to 900 देते हैं और आरबीआई इन्हें रेगुलेट करता है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन क्यू इफ अ कंपनी वांट्स टू इश्यू bonds in the share market which agency will it approach for rating I CIBIL 2 CRISIL a rating agency 3 RBI options A I only B 2 only C 3 only D both I 2 पार्ट 3 आंसर एंड PhD लेवल इनसाइट करेक्ट आंसर B 2 only PhD लेवल एक्स्ट्रा डायमेंशन यूपीएससी स्पेशल भाई यूपीएससी स्टेटमेंट देगा और क्लास आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई गलत क्लास को सेबी रेगुलेट करता है लेकिन अगर कोई बैंक लोन देने के लिए रेटिंग मान रहा है तो वो आरबीआई के रूल्स फॉलो करेगा लेकिन मेन रेगुलेटर सेबी हाई रहेगा सिविल एक्सपीरियंस इक्विफैक्स ये सब किस है आरबीआई रेगुलेटेड क्रिसिल आईसीआरआई केयर ये सब क्लास है सेबी रेगुलेटेड पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट सल्फर साइकिल 0 to PhD भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद अब बारी है सल्फर साइकिल की ये साइकिल थोड़ा मिक्स है ये जमीन में भी होता है और हवा में भी वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 सेडिमेंटरी प्लस गैसियस साइकिल सेडिमेंट मिट्टी और रॉक्स गैसियस हवा गैस मतलब सल्फर पैटर्न में भी मिलता है और वोल्केनिक eruptions ज्वालामुखी से हवा में गैस बनकर भी निकलता है सल्फर साइकिल दोनों सेडिमेंटरी और गैसियस फेजेस में होता है सल्फर साइकिल दोनों सेडिमेंटरी और गैसियस फेजेस में होता है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में स्टेप 1 रिलीज सल्फर का निकलना सल्फर रूट जगह से निकलता है रॉक्स पत्थर टूटते हैं तो सल्फेट मिट्टी में मिल जाता है वोल्केनोज एंड फैक्ट्रीज जब ज्वालामुखी फैक्टता है या फैक्ट्री में कोयला को जलता है तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में जाती है सल्फर एटमॉस्फेयर में SO2 और मिट्टी में सल्फेट SO4 के रूप में होता है सल्फर एटमॉस्फेयर में SO2 और मिट्टी में सल्फेट SO4 के रूप में होता है स्टेप 2 अब्जॉर्प्शन पौधों का खाना नाइट्रोजन की तरह पौधे मिट्टी से सल्फेट को पी लेते हैं सल्फर पौधों में प्रोटीन्स और विटामिन्स बनाने के काम आता है प्लांट सल्फर को मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट सल्फर को मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं स्टेप 3 एसिड रेन पीएचडी कैच भाई ये सबसे जरूरी पॉइंट है जब हवा की SO2 गैस बारिश के पानी से मिलती है तो वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनती है इससे एसिड रेन होती है एसिड रेन टैप होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर एसिड बनाता है एसिड रेन टैप होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर एसिड बनाता है स्टेप 4 रिटर्न वापस आना जानवर मार है तो बैक्टीरिया सल्फर को वापस मिट्टी में या गैस बनाकर हवा में भेज देते हैं डिकम्पोजिशन से सल्फर वापस मिट्टी और एटमॉस्फेयर में लौट आता है डिकम्पोजिशन से सल्फर वापस मिट्टी और एटमॉस्फेयर में लौट आता है पीएचडी एक्स्ट्रा डायमेंशन द स्मेल ऑफ नेचर भाई क्यों कभी साथ हुए एंडी रोटेट एक्स जैसी बात सुनी है वो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस होती है जो बैक्टीरिया बनेट है जब वो सल्फर को तोड़ते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सल्फर साइकिल का एक इंपॉर्टेंट गैसियस पार्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सल्फर साइकिल का एक इंपॉर्टेंट गैसियस पार्ट है भाई कैसे लगा सल्फर साइकिल फास्फोरस से अलग है क्योंकि इसमें गैस SO2 वाला पार्ट भी है एसिड रेन वाला पॉइंट दिमाग में फिट कर लेना यूपीएससी यहां से एनवायरमेंटल पोल्यूशन से जोड़कर सवाल पूछता है एक फ्लैट टू अगला करंट अफेयर्स दीजिए मैं उनका स्टैटिक बैकग्राउंड निकालने के लिए रेडी हूं भाई मेरी गलती है अगर तुझे लगा कि मैं करंट अफेयर्स में कम पढ़ रहा हूं एक फ्लैट में एक नया कोट वचन लेटर हूं मैं एक भी पॉइंट एक भी लाइन और एक भी कांसेप्ट नहीं छोड़ूंगा हर चीज को एटॉमिक लेवल पर तोड़ूंगा और स्टैटिक प्लस करंट का पूरा ज्ञान दूंगा तू बस ध्यान से पढ़ मैं तुझे 5th क्लास के बच्चे की तरह समझूंगा और पीएचडी लेवल तक ले जाऊंगा टॉपिक 1 गिग वर्कर्स एंड लेबर डेटा द इनविजिबल वर्कफोर्स भाई पहले टर्मिनोलॉजी को ब्रेक डाउन करते हैं 1 गिग वर्कर वर्ड ब्रेक डाउन गिग एक छोटा काम या टास्क जैसे गाना गाने का एक गिग होता है वर्कर काम करने वाला मतलब वो लोग जो किसी कंपनी के पास एम्प्लॉय नहीं होते बल्कि टास्क के हिसाब से काम करते हैं जैसे जोमेटो स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स या ओला ड्राइवर्स गिग वर्कर्स ट्रेडिशनल एम्प्लॉय लिस्ट से बाहर होते हैं गिग वर्कर्स ट्रेडिशनल एम्प्लॉय लिस्ट से बाहर होते हैं 2 प्लेटफॉर्म वर्कर मतलब वो गिग वर्कर जो किसी ऑनलाइन ऐप या प्लेटफॉर्म के जरिए काम ढूंढता है हर प्लेटफॉर्म वर्कर गिग वर्कर होता है पर हर गिग वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर को ये जरूरी नहीं जैसे गली का इलेक्ट्रिशियन हर प्लेटफॉर्म वर्कर गिग वर्कर होता है पर हर गिग वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर को ये जरूरी नहीं करंट अफेयर्स एनालिसिस लाइन बाय लाइन आर गिग वर्कर्स पार्ट ऑफ इंडियाज लेबर डेटा English line the periodic labor force survey PLFS 2025 did not incorporate meaningful changes to classify or represent gig work activity English 9 PLFS डेटा में अभी भी gig workers के लिए कोई अलग कॉलम या कैटेगरी नहीं है इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड या कैजुअल लेबर में हाइड लिया जाता है PLFS में gig workers statistically invisible गायब है PLFS में gig workers statistically invisible गायब है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 English line फर्स्ट फॉर्मल रिकॉग्निशन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ऑफिशियली क्लासिफाइज द प्लेटफॉर्म वर्कर्स English ये पहला सरकारी कानून है जिसने गिग वर्कर नाम का शब्द पहचाना है इसके तहत उन्हें एक्सीडेंट इंश्योरेंस और हेल्थ बेनिफिट्स मिलने का रास्ता साफ हुआ है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 ने गिग वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान दी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 ने गिग वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान दी इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन इंग्लिश लाइन एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट April 1st 2026 आफ्टर सेंटर स्टेट फाइनलाइजेशन ऑफ ड्राफ्ट रूल्स इंग्लिश ये सारी सुविधाएं 1st of April 2026 से शुरू होने की उम्मीद है जब सारे राज्य स्टेट्स अपने नियम फाइनल कर लेंगे गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स April 2026 से शुरू हो सकती हैं टॉपिक 2 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2025 भाई ये यूपीएससी का सबसे प्यारा टॉपिक है इसका स्टैटिक और करंट दोनों कोड कर दीजा 1 टर्मिनोलॉजी ब्रेकडाउन स्टैटिक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आईयूएन भी निकालता है ये सिर्फ इससे नहीं बल्कि इंसान कितना डेवलप हुआ वो देखता है महबूबुल हक पाकिस्तान और अमर्त्य सेन इंडिया इन दोनों ने मिलकर ये कांसेप्ट बनाया था 3 डायमेंशंस हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिंदा रहने की यूएमआर एजुकेशन स्कूलिंग कितने साल स्कूल दिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीएनआई पर कैपिटा पीपीपी डॉलर करंट अफेयर्स एनालिसिस लाइन बाय लाइन इंडिया फ्री स्पॉट्स टू 130 among 193 nations English line India moved up 3 spots in the Human Development Index HDI ranking 130 out of 193 countries in 2023 English India अब 133 से 130 रैंक पर आ गया है हमारा स्कोर 0.685 है जिसका मतलब है हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में हैं इंडिया की रैंक 130 है और हम मीडियम डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं इंडिया की रैंक 130 है और हम मीडियम डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं इनइक्वालिटी persists English line inequality reduces India's HDI by 30.7% among the highest losses in the region English अगर हम अमीर गरीब का फाक इनइक्वालिटी देखें तो हमारा HDI स्कोर 30% गिर जाता है यानी विकास तो हो रहा है पर सबका बराबर नहीं इनइक्वालिटी की वजह से इंडिया को HDI में बड़ा नुकसान होता है इनइक्वालिटी की वजह से इंडिया को HDI में बड़ा नुकसान होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी English line life expectancy in India rose to 72 in 2023 from 58.6 in 1990 English 1990 में एक इंडियन एवरेज 58 साल जीता था अब वो 72 साल जीता है ये हमारी सबसे बड़ी कमी है इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 72 साल हो गई है इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 72 साल हो गई है PhD लेवल स्टैटिक फैक्ट यूपीएससी स्पेशल भाई ये लिस्ट याद कर लो यूएन के सारे इंडेक्स निकालता है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स AD इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI जो इनइक्वालिटी को काटकर स्कोर बताए G जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स महिला पुरुष भाग MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि बिजली पानी और स्कूल से गरीबी नापना PHDI प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI ये नया है ये देखता है कि विकास करने में हमने पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचाया यूएन की टोटल 6 to 7 तरह के अलग-अलग इंडेक्स निकालता है यूएन की टोटल 6 to 7 तरह के अलग-अलग इंडेक्स निकालता है भाई कैसा लगा मैंने एक भी लाइन नहीं छोड़ी और हर वर्ड को तोड़ दिया है गिग वर्कर्स की एडवाइजेबिलिटी और HDI की इनइक्वालिटी दोनों को दिमाग में सेट कर लो एक फ्लैट टू अगला क्वेश्चन
भाई दिल से माफी चाहूंगा अगर पिछले करंट अफेयर्स में तुझे लगा कि मैं कम कर रहा हूं। एक फ्लैट में तुझे अपना बेस्ट वर्जन दिखूंगा। हर लाइन, हर फैक्ट और हर कांसेप्ट को एटॉमिक लेवल पार्ट दूंगा। पहले टेरर बैंकिंग क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, फिर एनवायरनमेंट की एक ऐसी माइक्रो यूनिट पढ़ेंगे जिसे पढ़कर मजा आ जाएगा। पार्ट 1 म्यूचुअल फंड्स द सबका बेस मॉडल। भाई सोचो कि तुम्हें एक बड़ी पार्टी खानी है, पार्ट तुम्हें खाना बनाना नहीं आता और पैसे भी कम है। तो तुमने और तुम्हारे 10 दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए, कूलिंग और एक प्रोफेशनल शेफ फंड मैनेजर को हायर किया। उसने अनप्रीजन से अलग-अलग तरह की डिश, डाइवर्सिफाइड एसेट्स तैयार कर दी। बस यही म्यूचुअल फंड है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1, पूलिंग ऑफ फंड्स। पूल इकट्ठा करना, बुलेट की तरह। मतलब जब हजारों लोग थोड़ा-थोड़ा पैसे देते हैं तो एक बहुत बड़ा फंड बन जाता है। म्यूचुअल फंड का बेस पूलिंग ऑफ फंड्स होता है। म्यूचुअल फंड का बेस पूलिंग ऑफ फंड्स होता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्स अलग-अलग, मतलब सारा पैसा एक हाई कंपनी में नहीं लगाना, कुछ रिलायंस में, कुछ टाटा में, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। इससे अगर एक डूबी तो दूसरा बैचलर। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। पार्ट 2 आंसर एंड पीएचडी लेवल इनसाइट। करेक्ट आंसर। अब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट आई। पीएचडी लेवल एक्स्ट्रा डायमेंशन यूपीएससी स्पेशल। भाई म्यूचुअल फंड्स को इंडिया में सेबी रेगुलेट करता है, आरबीआई नहीं, यूपीएससी ट्रैप। इनमें एक चीज होती है नेट एसेट वैल्यू। जैसे शेयर का एक प्राइस होता है, बेस हाई म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का प्राइस नाम कहलाता है। म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करता है। पार्ट 3 एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट वाटर साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। भाई क्यों नाइट्रोजन और फास्फोरस पढ़ लिया, अब बारी है वाटर साइकिल की। टू फिफ्थ क्लास का बैचलर और मेन पीएचडी टीचर, चलो इस साइकिल को पूरी तरह खत्म करते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 अब आपको ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन नदी समुद्र से पानी का उड़ना, ट्रांसपिरेशन पीगन की पेटियन से पानी का उड़ना, पीगन का पसीना। मतलब हवा में पानी दो रास्तों से जाता है, नदियों से और पीगन से। अब आपको ट्रांसपिरेशन एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का मेन सोर्स है। अब आपको ट्रांसपिरेशन एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का मेन सोर्स है। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में। स्टेप 1 इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ऊपर जाना, सूरज की गर्मी से पानी भाप वेपर बनकर ऊपर उड़ता है। सोलर एनर्जी वाटर साइकिल का मेन इंजन है। स्टेप 2 कंडेंसेशन, बादल बनना, ऊपर ठंडक होती है तो वो भाप वापस पानी की बूंदों में बादल जाती है और बादल क्लाउड्स बनती है। कंडेंसेशन गैस को लिक्विड में बदलने का प्रोसेस है। स्टेप 3 प्रेसिपिटेशन, बारिश बर्फ। जब बादल भारी हो जाते हैं तो पानी बारिश रेन या बर्फ स्नो बनकर नीचे गिरता है। प्रेसिपिटेशन पानी का वापस धरती पर लौटना है। स्टेप 4 रन ऑफ एंड इन्फिल्ट्रेशन, रास्ता ढूंढना। गिरा हुआ पानी या तो नदियों में गिरता है, रन ऑफ या मिट्टी के अंदर चला जाता है, इन्फिल्ट्रेशन जिसे ग्राउंड वाटर बनता है। इन्फिल्ट्रेशन से हाई ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। इन्फिल्ट्रेशन से हाई ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। पीएचडी एक्स्ट्रा डायमेंशन द ग्लोबल बैलेंस। भाई ये फैक्ट याद रखना, दुनिया का 97% पानी समुद्र में है। सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है और 3% का भी ज्यादा हिस्सा ग्लेशियर्स बर्फ में जम गया है। हमारे पीने के लिए सिर्फ 1% से भी कम पानी बचा है। वाटर साइकिल एक परफेक्ट बैलेंस सिस्टम है जो धरती पर पानी की मात्रा को फिक्स रखता है। वाटर साइकिल एक परफेक्ट बैलेंस सिस्टम है जो धरती पर पानी की मात्रा को फिक्स रखता है। भाई कैसे लगा? म्यूचुअल फंड रिस्क कम करता है, डाइवर्सिफिकेशन और वाटर साइकिल सूरज की गर्मी से चलता है। दोनों कॉन्सेप्ट्स आप तेरे दिमाग में लॉक होने चाहिए। एक फ्लैट टू अगला करंट अफेयर्स भेजे, मैंने एक लाइन को तोड़ने के लिए एटॉमिक स्वॉट लेकर तैयार हूं। भाई तेरा जोश देखकर मजा आ गया। पेपर निकलना हाई है और इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं पीएचडी टीचर मोड में हूं और हर लाइन को इंग्लिश टू इंग्लिश छोड़ूंगा। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी बेसिक स्टैटिक पेटेंट, क्योंकि यूपीएससी वर्ड्स के साथ गूगल डालता है। फिर करंट अफेयर्स का एटॉमिक पोस्टमार्टम करेंगे। पार्ट 1 टर्मिनोलॉजी एंड स्टैटिक फाउंडेशन द प्रीलिम्स बेस। भाई ये चार शब्द दिमाग में पता के लेकर की तरह बैठा लो। 1 शॉर्ट सेलिंग द रिवर्स लॉजिक। ट्रेडिशनल मॉडल, पहले सस्ता खरीदो बाय लो, फिर महंगा बेचो सेल हाई। शॉर्ट सेलिंग, पहले महंगा बेचो सेल हाई, बाद में सस्ता खरीदो बाय लो। मतलब तुम्हारे पास स्टॉक नहीं है फिर भी तुम यूज बैक देते हो, ब्रोकर से उधार लेकर ये सोचकर कि प्राइस गिरेगा। शॉर्ट सेलिंग टैप प्रॉफिटेबल होती है जब मार्केट नीचे फॉल गिरता है। शॉर्ट सेलिंग टैप प्रॉफिटेबल होती है जब मार्केट नीचे फॉल गिरता है। 2 कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। स्टैटिक, कंपनीज जब बैंक के पास ना जाकर सीधा पब्लिक या बड़े इन्वेस्टर्स से उधार लेती हैं तो वो बॉन्ड्स इशू करती हैं। प्रॉब्लम, इंडिया में लोग शेयर इक्विटी तो खरीदते हैं पर बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगाते, इसलिए ये मार्केट शैलो, कम गहरा और इलिक्विड, पैसा निकलना मुश्किल है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सस्ता कैपिटल उधार प्रोवाइड करता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सस्ता कैपिटल उधार प्रोवाइड करता है। 3 शैडो बैंकिंग द घोस्ट बैंक्स। मतलब ऐसी संस्थाएं जो बैंक की तरह लोन देती हैं पर वो असली बैंक नहीं है, जैसे एनबीएफसीज, फिनटेक एप्स। इन पर बैंक जैसे केडीएम, सीआरआर, एसएलआर नहीं लगते, इसलिए ये शैडो पार्ट में रहकर काम करते हैं। शैडो बैंकिंग से सिस्टमिक रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि इन पर टाइट रेगुलेशन नहीं होता। शैडो बैंकिंग से सिस्टमिक रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि इन पर टाइट रेगुलेशन नहीं होता। 4 अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर यूबीओ। ब्रेकडाउन, अल्टीमेट असली आखिरी प्लस बेनिफिशियल फायदा लेने वाला प्लस ओनर मालिक। मतलब कई बार लोग टेंडर कंपनीज बनाकर एक असली कंपनी चलेते हैं। यूबीओ का मतलब है रसबड़ी के पीछे छुपा असली मालिक कौन है। यूबीओ की पहचान करना मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी रोकने के लिए जरूरी है। यूबीओ की पहचान करना मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी रोकने के लिए जरूरी है। पार्ट 2 करंट अफेयर्स लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन। 1 पीएम इंटर्नशिप स्कीम पीएमआईएस। द स्कीम टारगेट्स 1 crore internships in top 500 companies over 5 years. English, अगले 5 साल में 1 crore बैक इनको top 500 कंपनीज में इंटर्नशिप दी जाएगी। 4500 rupees per month is paid by DBT by the center and 500 rupees is offset by companies through CSR funds. English, हर महीने 5000 रुपीस मिलेंगी जिसमें से 4500 रुपीस सरकार देगी और 500 रुपीस कंपनी अपने सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से देगी। पीएमआईएस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। पीएमआईएस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। 2 फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स द शेकअप। नॉमिनी रूल्स वेरी अक्रॉस बीएफएसआई, अ पर्सन may nominate one nominee for bank account but multiple for mutual funds. English, अब नियम अलग-अलग हैं, बैंक में एक नॉमिनी, म्यूचुअल फंड में कई सारे। इससे मौत के बाद लीगल एड, वॉरिस और नॉमिनी के बीच झगड़ा होता है। इंडिया करंट यूबीओ थ्रेशोल्ड्स 10% for companies, 15% for partnerships, allow for revision. English, अभी अगर किसी के पास 10% से कम शेयर है तो यूज असली मालिक नहीं माना जाता, इसका फायदा उठाकर लोग अपनी पहचान छुपाते हैं। यूबो थ्रेशोल्ड्स को टाइप करना एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नियमन के लिए जरूरी है। यूबो थ्रेशोल्ड्स को टाइप करना एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नियमन के लिए जरूरी है। पार्ट 3 प्रीलिम स्पेशल पॉइंट्स पेपर में जो आएगा। भाई ये पॉइंट्स दिमाग में लॉक कर लो, यही ऑप्शंस में दिखेंगे। शॉर्ट सेलिंग रिस्क, अगर स्टॉक प्राइस नीचे गिरने के बजाय ऊपर चढ़ गया तो नफसन अनलिमिटेड हो सकता है क्योंकि प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है। इंट्राडे कंस्ट्रेंट, कैश मार्केट में शॉर्टिंग सिर्फ इंट्राडे उसी दिन हो सकती है। 3:30 बजे से पहले स्क्वायर ऑफ वापस खरीदना जरूरी है। फैक्ट यूबीओ इंडिया एफएटीएफ का मेंबर है, इसलिए हमें विदेशी इन्वेस्टर्स एफपीआई के असली मालिक यूबीओ की जानकारी निकलनी हाई पड़ेगी। सीएसआर एंड पीएमआईएस, पीएम इंटर्नशिप का 500 रुपीस स्टाइपेंड सीएसआर एक्सपेंडिचर माना जाएगा, यानी कंपनी के लिए ये उनके सोशल काम का हिस्सा होगा। पार्ट 4 एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट इकोलॉजिकल सक्सेशन पीएचडी लेवल। भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस साइकिल के बाद आप ये सीखो कि एक खाली जमीन पर जंगल कैसे बैंड है। आइस कहते हैं सक्सेशन 1 प्राइमरी सक्सेशन 0 से शुरू, जहां पहले कभी जीवन नहीं था, जैसे ठंडा लावा या खाली चट्टान रॉक। पायनियर स्पीशीज द हीरोज, सबसे पहले आते हैं लाइकेंस और मॉसेस, ये पत्थर को तोड़कर मिट्टी बनाते हैं। प्राइमरी सक्सेशन बहुत धीरे होता है क्योंकि मिट्टी बनने में हजारों साल लगते हैं। प्राइमरी सक्सेशन बहुत धीरे होता है क्योंकि मिट्टी बनने में हजारों साल लगते हैं। 2 सेकेंडरी सक्सेशन रीस्टार्ट, जहां पहले जंगल था पर आग लग गई या बाद फ्लड आ गई, मिट्टी पहले से वहां है। स्पीड, ये प्राइमरी से बहुत तेज होता है क्योंकि मिट्टी और बीज सीड्स पहले से मौजूद हैं। सेकेंडरी सक्सेशन टैब होता है जब मिट्टी पहले से अवेलेबल हो। सेकेंडरी सक्सेशन टैब होता है जब मिट्टी पहले से अवेलेबल हो। 3 क्लाइमैक्स कम्युनिटी फाइनल बॉस, वो स्टेज जब एक बड़ा स्टेबल जंगल बन जाता है जैसे बरगद या टीक के पर। एक साथ ये टैब तक नहीं बैठेगा जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो। क्लाइमैक्स कम्युनिटी सक्सेशन की आखिरी और स्टेबल स्टेज होती है। भाई कैसा लगा? शॉर्ट सेलिंग का, अल्टर लॉजिक और सक्सेशन का 0 टू हीरो मॉडल दिमाग में फिट कर लो। मैंने हर लाइन को 2 बार रिपीट किया है ताकि रिवीजन की जरूरत ना पड़े। एक फ्लैट टू अगला क्वेश्चन भेजे, मैं इकोनॉमी का अगला आइटम ढूंढने के लिए तैयार हूं। भाई एक क्लियर है, एक फ्लैट से रूल सेट है। इकोनॉमी क्वेश्चन आएगा तो एनवायरनमेंट प्लस इकोनॉमी दोनों का एटॉमिक ब्रेकडाउन होगा। करंट अफेयर्स आएगा तो ओनली करंट अफेयर्स होगा, पर वो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होगा। मैं तुझे एक टीचर की तरह उसका कॉन्टेक्स्ट क्यों हो रहा है, लॉजिक कैसे काम करता है और प्रीलिम्स पॉइंटर समझूंगा। चलो टेरर इन्वेस्ट वाले सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं और फिर एनवायरनमेंट की एक और सुपर इंपॉर्टेंट माइक्रो यूनिट को फिनिश करते हैं। पार्ट 1 इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
भाई सोचो कि एक हाईवे बनने में 5000 करोड़ रुपए लगते हैं। मेरे और तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पूरा हाईवे खरीद लाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस हाईवे पर जो टोल इकट्ठा हो रहा है उसमें हमारा भी हिस्सा हो। इसका सॉल्यूशन है इनविट। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट। इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क, बिजली की लाइन, मेट्रो, इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना, ट्रस्ट, एक बुलेट म्यूचुअल फंड जैसा। मतलब ये एक ऐसी बास्केट है जिसमें लॉ पैसे डॉट है और वो पैसा सीधा चालू ऑपरेशन हाईवे या पावर लाइंस में लगाया जाता है। एंड विथ रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मालिक बनने का मौका देते हैं। एंड विथ रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मौका देते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2, कैश फ्लो, टोल, यूजर चार्जेस, कैश फ्लो, पैसा आना, मतलब एंड में प्रॉफिट कहां से आता है? हाईवे पार चलने वाली गाड़ियों के टोल से और बिजली की लाइन से, ट्रांसमिशन चार्जेस से। ये प्रॉफिट इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है। एंड से मिलने वाला रिटर्न टोल्स और यूजर चार्जेस पर डिपेंड करता है। एंड से मिलने वाला रिटर्न टोल्स और यूजर चार्जेस पर डिपेंड करता है। पार्ट 2, check your understanding question. Q. How is an infrastructure investment trust different from a traditional infrastructure mutual fund? I. And which directly own physical assets like highways, while mutual funds usually own shares of infra companies. 2. And which are regulated by RBI, while mutual funds are regulated by SEBI. Options: A. I only. B. 2 only. C. Both I and 2. D. Neither I nor 2. Part 3. Answer and PhD level insight. Correct answer: A. I only. PhD level extra dimension UPSC special. भाई एनविट्स और उनका भाई REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दोनों को सेबी रेगुलेट करता है, RBI नहीं। एक और पॉइंटर, एनविट्स को अपना 90% नेट कैश फ्लो इन्वेस्टर्स को बांटना हाई पड़ता है एज डिविडेंड। ये रूल है। एनविट्स और REITs दोनों सेबी के अंदर आते हैं। एनविट्स को अपना 90% डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो इन्वेस्टर्स को देना जरूरी है। पार्ट 4, एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, द कार्बन साइकिल। भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद अब बारी है कार्बन साइकिल की। ये साइकिल ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा है, इसलिए यूपीएससी का फेवरेट है। मेन पीएचडी टीचर और 2 5th क्लास का बैचर एकदम आसान भाषा में सीख है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3, कार्बन सिंक वीएस कार्बन सोर्स। सिंक सोखने वाला, जैसे किचन का सिंक पानी सोखता है, पर और समुद्र कार्बन को सोखते हैं। सोर्स निकालने वाला, फैक्ट्री और गाड़ियां कार्बन निकालती हैं। कार्बन सिंक CO2 को अब्सॉर्ब करता है, कार्बन सोर्स यूज रिलीज करता है। कार्बन सिंक CO2 को अब्सॉर्ब करता है, कार्बन सोर्स यूज रिलीज करता है। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कहानी की तरह। स्टेप 1, फोटोसिंथेसिस, कार्बन का अंदर आना। हवा में जो CO2 है यूज पर प्लांट्स खींच लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस हाई कार्बन को एटमॉस्फेयर से बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लाता है। फोटोसिंथेसिस हाई कार्बन को एटमॉस्फेयर से बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लाता है। स्टेप 2, रेस्पिरेशन, कार्बन का बाहर जाना। हम और जानवर सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन और मिट्टी के बैक्टीरिया में हुए जीवन को ब्रीथ है। डिकम्पोजिशन तो CO2 वापस हवा में चली जाती है। रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन कार्बन को वापस एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन कार्बन को वापस एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। स्टेप 3, फॉसिल फ्यूल्स, जमीन में कैद। इलेक्ट्रॉन मिलियंस साल पहले जो पर और जानवर मिट्टी में दब गए वो कोल और पेट्रोलियम बन गए हैं। उन्होंने कार्बन को अपने अंदर स्टोर कर लिया है। फॉसिल फ्यूल्स कार्बन का एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर खजाना है। स्टेप 4, कंबशन बैलेंस बिगड़ना। जब हम फॉसिल फ्यूल्स कोल, पेट्रोल को जलाते हैं तो वो लाखों साल पुराना कार्बन एक साथ हवा में निकल जाता है। इसी से ग्लोबल वार्मिंग होती है। कंबशन जलना कार्बन साइकिल के बैलेंस को बिगाड़ देता है। कंबशन जलना कार्बन साइकिल के बैलेंस को बिगाड़ देता है। पीएचडी एक्स्ट्रा डायमेंशन, द ओशंस रूल। भाई ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना, समुद्र ओशंस दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन सिंक है। वो हवा की CO2 को पानी में घोल लेते हैं। बात जब CO2 ज्यादा हो जाती है तो समुद्र का पानी एसिडिक होने लगता है। ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन कार्बन साइकिल का एक बुरा साइड इफेक्ट है। ओशन एसिडिफिकेशन कार्बन साइकिल का एक बुरा साइड इफेक्ट है। भाई कैसे लगा? एनविट्स हाईवे खरीदने का रास्ता है और कार्बन साइकिल हवा से मिट्टी और मिट्टी से हवा का रास्ता है। दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर। एक फ्लैट टू अगला करंट अफेयर्स भेजे। मैंने एक लाइन को एटॉमिक लेवल पार्टी करने के लिए रेडी। भाई तेरा ये भरोसा हाई मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे ड्राइव। शिवम के नोट्स का एक एटॉमिक लॉजिक ऐसे समझूंगा कि तुझे किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं और आज हम सिर्फ करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे। नो एनवायरनमेंट टुडे। हर लाइन को इंग्लिश में उठाऊंगा और फिर उसका टीचर पर्सपेक्टिव समझूंगा। टॉपिक 1, इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, सिस्टमिक फ्रिक्शन। भाई सोचो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम एक इंजन है, पर उसका फ्रिक्शन फंसा है। इसलिए इंजन तेज नहीं चल रहा। 1, नॉमिनेशन फ्रेमवर्क एम्बिग्यूटी। इंग्लिश लाइन, नॉमिनी रूल्स वेरी अक्रॉस बीएफएसआई, अ पर्सन मे नॉमिनेट वन नॉमिनी फॉर बैंक अकाउंट बट मल्टीपल फॉर म्यूचुअल फंड्स विद अनक्लियर लीगल राइट्स। टीचर समझाओ। भाई प्रॉब्लम ये है कि हर जगह नियम अलग है। बैंक कहता है एक नॉमिनी रखो, म्यूचुअल फंड कहता है 4 रख लो। सबसे बड़ा पैनल ये है कि नॉमिनी असली मालिक नहीं होता, वो सिर्फ ट्रस्टी होता है जब तक असली वारिस लीगल एड ना आ जाए। इस कंफ्यूजन की वजह से कोर्ट में बहुत झगड़े होते हैं। नॉमिनेशन रूल्स को हार्मोनाइज एक जैसा करना जरूरी है ताकि लिटिगेशन कानूनी झगड़े कम हों। नॉमिनेशन रूल्स को हार्मोनाइज एक जैसा करना जरूरी है ताकि लिटिगेशन कानूनी झगड़े कम हों। 2, अंडरडेवलप्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। इंग्लिश लाइन, इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट रिमेन्स शैलो, इलिक्विड एंड ओपेक, कुड लोअर कैपिटल कॉस्ट बाय 2 to 3%। टीचर समझाओ। भाई अगर कंपनी को लोन चाहिए तो वो बैंक जाती है जो महंगा पड़ता है। अगर हम बॉन्ड मार्केट को बड़ा बना दें तो कंपनी सीधा पब्लिक से सस्ता उधार ले सकती है। इससे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अभी प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ शेयर्स इक्विटी खरीदते हैं, बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगाते। बॉन्ड मार्केट बड़ा होने से कंपनी का कैपिटल कॉस्ट 2 to 3% कम हो सकता है। 3, ट्रांसपेरेंसी एंड यूबीओ डिस्क्लोजर्स। English line, India's current UBO thresholds 10% for companies, 15% for partnerships, allow for provision of true ownership identification. टीचर समझाओ। UBO ultimate beneficial owner, मतलब बड़े के पीछे छुपा असली मालिक। अभी नियम ये है 10% लिमिट, इसलिए लोग अपनी पहचान छुपाकर काला धन, ब्लैक मनी इन्वेस्ट कर देते हैं। सेबी को असली मालिक का पता लगाने में बहुत दिक्कत आ रही है। UBO थ्रेशोल्ड्स को टाइट करना मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए जरूरी है। 4, शैडो बैंकिंग रिस्क। इंग्लिश लाइन, NBFCs, brokers and margin lenders functioning like banks without full oversight. टीचर समझाओ। इन्हें शैडो पाचाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैंक की तरह लोन तो देते हैं पर इन पर बैंक जैसे के नियम नहीं लगते। ये लोग 20% से ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और अगर ये लूप तो पूरा सिस्टम खत्म में आ जाएगा। शैडो बैंकिंग, NBFCs पर ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट बढ़ाना जरूरी है। टॉपिक 2, सेबी सेक्यूरिटी इन्वेस्टर्स एक्शन मोड। सेबी ऐप, पुलिस, बैंकर मैदान में उतर गई है ताकि टेरर जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा ना डूब। 1, अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स। इंग्लिश लाइन, नो सेबी रेगुलेटेड एंटिटी कैन एडवर्टाइज विद अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स एमिंग टू डिसरप्ट देयर बिजनेस मॉडल। टीचर समझाओ। भाई यूट्यूब पर जो गेट रिच क्विक वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, ऐप कोई भी बड़ी कंपनी उन्हें ऐड नहीं देगी अगर वो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है। इनका धंधा बैन करने की तैयारी है। सेबी रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स के जरिए होने वाली मार्केट मैनिपुलेशन को रोक रहा है। सेबी रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स के जरिए होने वाली मार्केट मैनिपुलेशन को रोक रहा है। 2, वाइट लिस्टिंग ऑफ एप्स। इंग्लिश लाइन, सेबी इज पुशिंग फॉर वाइट लिस्टिंग ऑफ एप्स, ensuring only approved apps remain on platforms like Play Store. टीचर समझाओ। प्ले स्टोर पर बहुत सारी ट्रेडिंग एप्स हैं। सेबी उनकी एक सफेद लिस्ट, व्हाइट लिस्ट बनाएगा, बाकी सब ब्लैक लिस्ट होकर डिलीट हो जाएंगी। इन्वेस्टर सेफ्टी के लिए सिर्फ वेरीफाइड ट्रेडिंग एप्स हाई अलाउ की जाएंगी। टॉपिक 3, कैटास्ट्रॉफी, कैट बॉन्ड्स, डिजास्टर इंश्योरेंस। भाई ये प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। आई ध्यान से सन 1, व्हाट इज कैट बॉन्ड? इंग्लिश लाइन, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स आर हाइब्रिड इंश्योरेंस कंपनी that protect convert insurance into tradable securities. टीचर समझाओ। सोचो एक जुआ बेट है, सरकार एक बॉन्ड निकालेगी। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर, भूकंप, साइक्लोन नहीं आया तो इन्वेस्टर को मोटर इंटरेस्ट कूपन मिलेगा। लेकिन अगर डिजास्टर आ गया तो इन्वेस्टर का सारा पैसा प्रिंसिपल सरकार रख लेगी ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। कैट बॉन्ड्स डिजास्टर रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी से हाथ कर स्टॉक मार्केट पर डाल देते हैं। कैट बॉन्ड्स डिजास्टर रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी से हाथ कर स्टॉक मार्केट पर डाल देते हैं। 2, व्हाई इंडिया नीड्स देम? इंग्लिश लाइन, इंडिया कुड बी द लीड स्पॉन्सर ऑफ साउथ एशियन कैट बॉन्ड अड्रेसिंग शेयर्ड डिजास्टर रिस्क। टीचर समझाओ। इंडिया, नेपाल, भूटान में भूकंप का खतरा है। अगर हम मिलकर एक साउथ एशियन कैट बॉन्ड निकालें तो सबका रिस्क बैठ जाएगा और प्रीमियम कम देना पड़ेगा। रीजनल कैट बॉन्ड से फाइनेंशियल रेजिलियंस ताकत बढ़ती है। प्रीमियम पॉइंटर्स पे कमी क्या आएगा? भाई ये 3 पॉइंट्स स्कोर करके जा। यूबो थ्रेशोल्ड्स, इंडिया में अभी 10% कंपनीज और 15% पार्टनरशिप है। आइस कम करने की डिमांड है। कैट बॉन्ड्स रिटर्न, इनका रिटर्न इंटरेस्ट मार्केट ट्रेंड पर डिपेंड नहीं करता बल्कि किस्मत नेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक है। सेबी एंड पुलिस, सेबी अब अकेला नहीं है, वो एट सीबीआई और स्टेट पुलिस के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड रोक रहा है। भाई कैसे लगा? मैंने वही लाइन उठाई है जो ड्राइव शिवम ने दी है, पर उनका अंदर का लॉजिक तुझे समझा दिया है। भाई ट्यून एक बहुत हाई बेसिक लेकिन टेक्निकल सवाल पता है। यूपीएससी अक्सर ऐसे वर्ड्स में फंसता है जहां हमें लगता है सब कुछ सेम है पर होता नहीं।
पहले टेरर इकोनॉमी की क्वेश्चन का एटॉमिक ब्रेकडाउन करते हैं, फिर एनवायरनमेंट की आधी यूनिट को पूरी तरह खत्म करेंगे। पार्ट 1 पूल इन्वेस्टमेंट वीएस इंटरमीडिएट कौन कैसे जोड़ता है? भाई इस सवाल का वर्ड है पूल मॉडल। इसका वर्ड ब्रेकडाउन समझ। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 पूल इन्वेस्टमेंट मॉडल। पूल एक जगह इकट्ठा करना, जैसे स्विमिंग पूल में सबका पानी एक जगह होता है। इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना, मतलब जब बहुत सारे लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा एक बुलेट में डॉट है और 10 बुलेट से कोई एक बड़ा सामान खरीदा जाता है, जैसे हाईवे या ऑफिस बिल्डिंग। म्यूचुअल फंड्स आरईआईटीज और इन्वेस्ट तीनों हाई लोगों का पैसा पूल करके एक बड़ा फंड बने हैं। म्यूचुअल फंड्स आरईआईटीज और इन्वेस्ट तीनों हाई लोगों का पैसा पूल करके एक बड़ा फंड बने हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 इंटरमीडिएट स्टॉक ब्रोकर इंटर बीच में मेडियरी मध्यस्थ बिचौलिया, मतलब स्टॉक ब्रोकर जैसे जीरो था, अब स्टॉक्स तेरा पैसा किसी के साथ मिलाना नहीं है, वो सिर्फ एक रास्ता है। अगर तू रिलायंस का शेयर खरीदा तो वो शेयर तेरे अकाउंट में रहेगा, किसी और के साथ मिक्स नहीं होगा। स्टॉक ब्रोकर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वो तुम्हारे पैसे को पूल करके कोई फंड नहीं चलाता। स्टॉक ब्रोकर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वो तुम्हारे पैसे को पूल करके कोई फंड नहीं चलाता। पार्ट 2 आंसर पीएचडी लेवल इनसाइट। करेक्ट आंसर डी स्टॉक ब्रोकर्स। पीएचडी लेवल एक्स्ट्रा डायमेंशन यूपीएससी स्पेशल। भाई यूपीएससी तुझे आरईआईटीज और इन्वेस्ट के डिफरेंस में फंसाएगा। दोनों पूल है पार्ट। रियल एस्टेट ये सिर्फ इनकम जनरेटिंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज दुकानें ऑफिस में पैसे लगाते हैं। एंड विद इंफ्रास्ट्रक्चर ये पावर लाइंस हाईवेज और रिन्यूएबल एनर्जी में पैसे लगाते हैं। दोनों हाई सभी के अंदर आते हैं और दोनों को अपना 90% प्रॉफिट बांटना डिविडेंड पड़ता है। दोनों हाई सभी के अंदर आते हैं और दोनों को अपना 90% प्रॉफिट बांटना डिविडेंड पड़ता है। पार्ट 3 एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द ऑक्सीजन साइकिल। भाई कार्बन और नाइट्रोजन के बाद अब बारी है ऑक्सीजन साइकिल की। ये साइकिल कार्बन साइकिल से एकदम अलग है और उसके साथ जोड़ी में काम करता है। टू फिफ्थ क्लास का बैचलर और मेन पीएचडी टीचर। चलो शुरू करते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 फोटोलिसिस। फोटो लाइट सूरज की रोशनी, लाइसिस तोड़ना ब्रेकडाउन, मतलब सूरज की तेज रोशनी जब पानी के मॉलिक्यूल्स को हवा में हाई तोड़ देती है तो ऑक्सीजन निकलनी शुरू होती है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का एक सोर्स फोटोलिसिस भी होता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का एक सोर्स फोटोलिसिस भी होता है। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में। स्टेप 1 फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन का बाहर आना, ये साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है। पर पौधे रूप में CO2 और पानी लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं। दुनिया की ज्यादातर ऑक्सीजन प्लेनेट और समुद्र के फाइटोप्लैंक्टन से आती है। स्टेप 2 रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का खर्च होना, हम जानवर और मिट्टी के बैक्टीरियल सांस लेते वक्त ऑक्सीजन खर्च करते हैं। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को वापस CO2 में बदल देता है। स्टेप 3 कंबशन जलना, जब भी हम आग जलाते हैं कोयला, लकड़ी या पेट्रोल तो बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती। आग जल से ऑक्सीजन खर्च होती है। कंबशन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कम करता है और CO2 बढ़ाता है। स्टेप 4 ऑक्सीडेशन यूं लगना, जब कोई धातु मेटल या मिट्टी के मिनरल्स हवा की ऑक्सीजन से मिलते हैं तो वो ऑक्साइड बने हैं, जैसे लोहे का यूं रस लगना। इसमें भी ऑक्सीजन खर्च होती है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को रॉक्स और सॉइल में फिक्स कर देता है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को रॉक्स और सॉइल में फिक्स कर देता है। पीएचडी एक्स्ट्रा डायमेंशन द ओजोन कनेक्शन। भाई ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना, हवा में जो ऑक्सीजन O2 है वही जब सूरज की यूवी रेस से मिलती है तो वो ओजोन O3 बनती है। यानी ओजोन साइकिल भी ऑक्सीजन साइकिल का एक हिस्सा है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हाई ओजोन लेयर बनाने का बेस मटेरियल है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हाई ओजोन लेयर बनाने का बेस मटेरियल है। भाई कैसे लगा? स्टॉक ब्रोकर सिर्फ गेटकीपर है, नो कूलिंग और ऑक्सीजन साइकिल कार्बन का पार्टनर है। एक CO2 लेता है, दूसरा O2 देता है। दोनों कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर। एक फ्लैट टू अगला करंट अफेयर। भाई मेरे छोटे भाई तू फिक्र मत कर, मैं समझ गया कि तुझे एक डेटा और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए। अगर रिस्पांस बड़ा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे एक पीएचडी टीचर की तरह इन नोट्स का एटॉमिक पोस्टमार्टम करके दूंगा। चलो एक एक टॉपिक को लाइन वाइज जोड़ते हैं और उनका स्टैटिक बैकग्राउंड भी देखते हैं। टॉपिक 1 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्यूआईपी। भाई पहले टर्मिनोलॉजी को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि तू कीप का असली मतलब समझ सके। 1 कीप द कैपिटल रेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय लिस्टेड कंपनीज टू रेज फंड्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्यूआईबीज। टीचर पर्सपेक्टिव, सोचो एक कंपनी जैसे एसबीआई को 25,000 करोड़ रुपए चाहिए। वो आम आदमी रिटेल के पास नहीं जाना चाहती क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है। वो सीधा बड़े खिलाड़ियों क्यूआईबीज के पास जाती है और उन्हें शेयर्स बैक कर तुरंत पैसे ले लेती है। आइस हाई कीप कहते हैं कीप लिस्टेड कंपनीज के लिए पैसे इकट्ठा करने का एक फास्ट तरीका है। कीप लिस्टेड कंपनीज के लिए पैसे इकट्ठा करने का एक फास्ट तरीका है। 2 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्यूआईबीज इंक्लूड वेंचर कैपिटल फंड्स, पेंशन फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। टीचर पर्सपेक्टिव क्यूआईबीज का मतलब है वो संस्था जिनके पास बहुत पैसे है और उन्हें मार्केट की गहरी समझ है। इसमें म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और विदेशी इन्वेस्टर्स एफआईआईज आते हैं। कीप बड़े और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कीप बड़े और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 3 एसबीआई रेज 25,000 करोड़ रुपीस टू कीप द लार्जेस्ट एवर एक्सिक्यूटेड इन इंडियन कैपिटल मार्केट्स। टीचर पर्सपेक्टिव ये एक रिकॉर्ड है। इंडिया के इतिहास में आज तक किसी कंपनी ने कीप के जरिए इतना बड़ा पैसा एक साथ नहीं उठाया। एसबीआई का 25,000 करोड़ रुपीस का कीप इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा कीप है। टॉपिक 2 एनर्जी एफिशिएंसी एंड पावर डेफिसिट। 1 इंडिया's peak power deficit rose from 0.69% pre-20 to about 5% pre-24. टीचर पर्सपेक्टिव पीक पावर डेफिसिट का मतलब है वो समय जब देश में सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड होती है, जैसे गर्मी की दोपहर, तब हमारे पास 5% बिजली कम पड़ रही है। पीक पावर डेफिसिट तब होता है जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। पीक पावर डेफिसिट तब होता है जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। 2 दी उजाला स्कीम reduced the cost of LED bulbs from 70 rupees to 350 rupees, boosting adoption. टीचर पर्सपेक्टिव उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल ने एलईडी बल्ब्स को सस्ता किया। एलईडी बल्ब सीएफएल से आधी और पुराने बल्ब से 9 गुना कम बिजली खाता है। उजाला स्कीम ने एनर्जी एफिशिएंसी को घर घर तक पहुंचाया। 3 70% of India's energy still comes from coal with plans to add 90 gigawatts more by 2032. टीचर पर्सपेक्टिव भले ही हम ग्रीन एनर्जी की बात करें पर आज भी हमारी 70% बिजली कोयला कोल से आती है। अगले कुछ सालों में हम और नए कोल प्लांट्स लगाएंगे। इंडिया अभी भी अपनी एनर्जी के लिए कोल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। टॉपिक 3 स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी सेक्टर। भाई ये पॉइंट विकसित भारत 2047 के लिए बहुत जरूरी है। एक डेटा पॉइंट ध्यान से सुन। 1 इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी एंड ऑयल कंज्यूमर, फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर एंड फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर। टीचर पर्सपेक्टिव इंडिया दुनिया का एनर्जी जायंट मैच है। हम तेल, ऑयल और गैस एलएनजी खरीदने और साफ करने रिफाइनिंग में टॉप 4 में आते हैं। इंडिया ग्लोबल एनर्जी मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है। 2 न्यू गैस प्राइसिंग के लिए पारित कमेटी मैकेनिज्म टैक्स रेट 10% ऑफ इंडियन क्रूड बास्केट। टीचर पर्सपेक्टिव पहले गैस की कीमत विदेशी मार्केट पर डिपेंड थी। एक साथ सरकार ने नियम बनाया है कि गैस का रेट हमारे क्रूड ऑयल बास्केट जो तेल हम मंगेट है के प्राइस का 10% होगा। इससे गैस सस्ती और स्टेबल रहेगी। केरी पारित कमेटी की वजह से गैस प्राइसिंग अब ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। केरी पारित कमेटी की वजह से गैस प्राइसिंग अब ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। 3 इथेनॉल ब्लेंडिंग रोज फ्रॉम 1.5% 2013 to 19.7% 2025। टीचर पर्सपेक्टिव पेट्रोल में इथेनॉल जो गैस से बैंड है मिलाना 2025 तक हमने लगभग 20% का टारगेट हासिल कर लिया है। इससे हमारा विदेशी तेल का खर्चा बचता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होती है और किसान को फायदा होता। 4 सच इनिशिएटिव ऑपरेशनलाइज 100 प्लस सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। टीचर पर्सपेक्टिव सच का मतलब है ट्रेस से गैस बनाना। इसका टारगेट है 2028 तक 5% ब्लेंडिंग करना। सीबीजी प्लांट्स से ट्रेस से एनर्जी बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। 5 पीएनजी कनेक्शंस इंक्रीज फ्रॉम 25 लाख 2014 to 1.5 crore 2025। टीचर पर्सपेक्टिव पीएनजी पाइप नेचुरल गैस मतलब जो सिलेंडर की जगह पाइप से घर आती है। इसमें 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार एनर्जी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाता है। टॉपिक 4 अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिफॉर्म्स। 1 एक्सप्लोरेशन एक्रेज डबल to 16% टारगेटिंग 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर by 2030। टीचर पर्सपेक्टिव अपस्ट्रीम मतलब जमीन से तेल और गैस निकालना। पहले हम बहुत कम एरिया में तेल ढूंढते थे, अब हम यूज डबल कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन एक्रेज बढ़ाने से डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगी। 2 नंबर गो एरिया रिड्यूस्ड by 99%। टीचर पर्सपेक्टिव पहले बहुत सारी जगहों पर तेल निकलना मना था सिक्योरिटी रीजन से, अब सरकार ने 99% जगहों को खोल दिया है। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी ओल्ड नो गो एरियाज खत्म होने से नए ऑयल और गैस फील्ड्स मिलने की उम्मीद है। 3 पीएम गति शक्ति मैप ओवर 1 लाख एसेट्स एंड पाइपलाइंस डिजिटली। टीचर पर्सपेक्टिव सब कुछ डिजिटल मैप पर है ताकि नए पाइपलाइन बिजली में टाइम और पैसे बचे। इससे 169 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को एफिशिएंट बनाता है। पीएचडी लेवल स्टैटिक यूपीएससी स्पेशल फोकस। भाई ये 3 फैक्ट्स पेपर में जरूरी है। और ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी इसका मतलब है कंपनी खुद बताती है कि हमें इस इलाके में तेल ढूंढना है, सरकार सिर्फ परमिट देती है। यूरो थ्रेशोल्ड्स पिक टॉपिक इंडिया एफएटीएफ मेंबर है, इसलिए हमें तेल और गैस कंपनीज के असली मालिक का पता होना चाहिए। ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट एक्ट 2024 इसने हाइब्रिड लीजेस अलग की है, मतलब एक हाई जमीन पर तुम तेल भी निकल सकते हो और सोलर पैनल भी लगा सकते हो। भाई कैसे लगा? मैंने एक भी डेटा 25,000 करोड़ रुपीस 20% ब्लेंडिंग 1.5 सीआर कनेक्शंस नहीं छोड़ा। हर लाइन को डिटेल में समझाया है। एक लाख टू अगला इकोनॉमी क्वेश्चन दीजिए। मेन एनवायरनमेंट की माइक्रो यूनिट 0 to PhD लेकर
भाई ट्यून एकदम सही पता है। एमआईआईस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के बिना स्टॉक मार्केट चल नहीं सकता। ये इंजन के वो बात है जो बड़े के पीछे काम करते हैं। मैंने पिछली बार इकोनॉमी को थोड़ा ऊपर ऊपर से रखा था, पर अब मैं इसका डोमेन पोस्टमार्टम करूंगा और एनवायरनमेंट की माइक्रो यूनिट को भी पीएचडी लेवल तक ले जाऊंगा। पार्ट 1 मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस एमआईआईस डीप डाइव। भाई सोचो स्टॉक मार्केट एक मतलब फेयर है। आज मेरे को चलाने के लिए 3 मेन लॉ चाहिए। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस एमआईआईस मार्केट जहां खरीद बैठो इंफ्रास्ट्रक्चर वो ढांचा सिस्टम जिस पास सब है। इंस्टीट्यूशंस संस्थाएं मतलब वो एंटिटीज जो शेयर्स की खरीद बैठो सेफ और आसान बनती है। इनका मालिक रेगुलेटर सभी है। मी स्टॉक मार्केट की बैकबोन होठ है और इनका रेगुलेटर सभी है। मी स्टॉक मार्केट की बैकबोन होठ है और इनका रेगुलेटर सभी है। तीनों एमआईआईस को गहराई से समझो। स्टॉक एक्सचेंजेस द प्लेटफॉर्म ये वो मैदान है जहां बायर और सेलर मिलते हैं जैसे एनएसई बीएसई। ये सिर्फ ट्रेडिंग की जगह प्रोवाइड करते हैं। डिपॉजिटरीज द डिजिटल सेफ जब तुम शेयर खरीदते हो तो वो हवा में नहीं रहता, वो एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकर में रहता है। इंडिया में दो लॉकर हैं एनएससीएल और सीडीएसएल। डिपॉजिटरी शेयर्स को डीमैट फॉर्म में सेफ रखती हैं। डिपॉजिटरी शेयर्स को डीमैट फॉर्म में सेफ रखती हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस द गारंटर सोचो ट्यून शेयर खरीदा पर सामने वाले ने शेयर नहीं दिया या ट्यून शेयर बेचा पर पैसे नहीं आए। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बीच में आकर गारंटी लेता है कि सेटलमेंट पक्का होगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ट्रेड सेटलमेंट की गारंटी देते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ट्रेड सेटलमेंट की गारंटी देते हैं। पार्ट 2 आंसर एंड पीएचडी लेवल इनसाइट। करेक्ट आंसर बी स्टॉक एक्सचेंजेस डिपॉजिटरीज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। पीएचडी लेवल एक्स्ट्रा डायमेंशन यूपीएससी स्पेशल। भाई एक टर्म होता है सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। सभी एमआईआईस को पब्लिक यूटिलिटी मानता है। इनका गवर्नेंस बहुत टैक्स होता है क्योंकि अगर एक भी फेल हुआ जैसे एनएसई का सर्वर डाउन होना तो पूरे देश का फाइनेंशियल सिस्टम रुक सकता है। मींस की प्रॉफिट से ज्यादा उनका इंटीग्रिटी और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होता है। मींस की प्रॉफिट से ज्यादा उनका इंटीग्रिटी और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होता है। पार्ट 3 check your understanding economy question. Q why are credit rating agencies trust or mutual funds not considered MIIs? I they do not facilitate the core infrastructure for trade settlement. 2 they are not regulated by SEBI. 3 they are users of the market infrastructure not the infrastructure itself. Options A I and 3 only, B 2 only, C I and 2 only, D all of the above. पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द सेडिमेंटरी साइकिल रॉक्स एंड सॉइल। भाई नाइट्रोजन और कार्बन गैसेस साइकिल्स जो हवा से घूमते हैं। एक फ्लैट हम साइकिल्स की बात करेंगे जो सिर्फ जमीन और पैटर्न में होते हैं। आई कहते हैं सेडिमेंटरी साइकिल। 2 फिफ्थ क्लास का बैचलर और मेन पीएचडी टीचर चलो इसे फिनिश करते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 सेडिमेंटरी साइकिल सेडिमेंट रेड मिट्टी और पत्थर जो नीचे जम जाते हैं। मतलब वो साइकिल जिसका मेन घर रेजर्वॉयर पृथ्वी की कैविटी अर्थ क्रस्ट है ना कि हवा। सेडिमेंटरी साइकिल्स में एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में नहीं जाते। सेडिमेंटरी साइकिल्स में एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में नहीं जाते। पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। 1 द सोर्स पत्थर फास्फोरस और सल्फर जैसे एलिमेंट्स लाखों सालों से पैटर्न के अंदर बैंड हैं। 2 वेदरिंग टूटना फूटना बारिश धूप और हवा से ये पत्थर धीरे धीरे गिरते हैं। इससे वो एलिमेंट्स नाइट्रेट या सल्फेट बनकर मिट्टी में घुल जाते हैं। वेदरिंग हाई सेडिमेंटरी साइकिल की शुरू है। 3 बायोलॉजिकल इंटेक पौधों का हिस्सा पौधे मिट्टी से इन एलिमेंट्स को पी लेते हैं फिर जानवर पौधों को कहते हैं। एलिमेंट्स जमीन से बायोलॉजिकल चेन में एंटर करते हैं। 4 द एंड वापस जमीन में जब जानवर और पौधे मारते हैं तो वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। धीरे धीरे वो मिट्टी दाबकर फिर से पत्थर बन जाती है। ये साइकिल एटमॉस्फेयर को बाईपास स्किपिंग कर देता है। पीएचडी लेवल कंपैरिजन यूपीएससी का ट्रैप। भाई ये टेबल दिमाग में फिट कर लो। भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर। एक साथ में तेरा पीएचडी टीचर मोड ऑन कर रहा हूं। क्यों कहा है कि कुछ भी नहीं छोड़ना तो मैंने एक लाइन एक न्यूमेरिकल डेटा और उसका पीछे का टीचर लॉजिक दोनों समझूंगा। आज सिर्फ करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे और इस एनर्जी सेक्टर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। टॉपिक इंडिया एनर्जी स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए गोल्ड माइन है क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा और नई स्कीम्स हैं। 1 इकोनॉमिक माइलस्टोन एंड ग्रोथ। इंग्लिश लाइन इंडिया will Japan to become the world's fourth largest economy with GDP doubling to $4.3 trillion in 2025। टीचर समझाओ भाई ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। 2025 में इंडिया ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी का खिताब हासिल कर लिया है। हमारी जीडीपी अब $4.3 ट्रिलियन हो गई है। इंडिया अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। इंडिया अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। इंग्लिश लाइन इंडिया recorded a 6.7% growth rate in the last quarter unmatched by other major economies। टीचर समझाओ हमारी ग्रोथ रेट 6.7% है जो बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेज है। आइस हाई रेजिलियंस मुसीबत में टिकना कहते हैं। 2 स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया ग्लोबल स्टैंडिंग। इंग्लिश लाइन इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी एंड ऑयल कंज्यूमर, फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर एंड फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर। टीचर समझाओ इंडिया अब दुनिया में एनर्जी और तेल खर्च करने में थर्ड, तेल साफ करने रिफाइनिंग में फोर्थ, गैस एलएनजी मंगनी में फोर्थ नंबर पर है। इंडिया एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल लेवल पर टॉप 3 to 4 प्लेयर्स में शामिल है। इंडिया एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल लेवल पर टॉप 3 to 4 प्लेयर्स में शामिल है। 3 अपस्ट्रीम रिफॉर्म्स एक्सट्रैक्शन जमीन से तेल निकालना। इंग्लिश लाइन एक्सप्लोरेशन एकरेज डबल टू 16% टारगेटिंग 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बाय 2030। टीचर समझाओ पहले हम बहुत कम जगह तेल ढूंढते थे। एक साथ हमने ऑस्ट्रेलिया को डबल कर दिया है और 2030 तक 10 लाख 1 मिलियन एसक्यूएम का टारगेट रखा है। इंग्लिश लाइन नंबर 2 एरिया रिड्यूस बाय 99%। टीचर समझाओ पहले सेना मिलिट्री या एनवायरमेंटल रीजन से बहुत सारी जगह तेल निकलना माना था। एक साथ सरकार ने 99% जगहों को खोल दिया है ताकि तेल निकाला जा सके। नो गो एरियाज 99% कम हो गए हैं ताकि एक्सप्लोरेशन बढ़ सके। नो गो एरियाज 99% कम हो गए हैं ताकि एक्सप्लोरेशन बढ़ सके। इंग्लिश लाइन न्यू गैस प्राइसिंग केरी पारी कमेटी मेकैनिज्म दैट रेट्स 10% ऑफ इंडियन क्रूड बास्केट। टीचर समझाओ केरी पारी कमेटी ने कहा कि गैस का प्राइस ग्लोबल मार्केट के बजाय हमारे क्रूड ऑयल बास्केट का 10% होना चाहिए। इससे प्राइस स्टेबल रहते हैं और आम आदमी को झटका नहीं लगता। गैस प्राइसिंग केरी पारी कमेटी के हिसाब से इंडियन क्रूड बास्केट से जुड़ी है। 4 डाउनस्ट्रीम गैस नेटवर्क घर घर गैस। इंग्लिश लाइन सिटी गैस कवरेज rose from 55 areas in 2014 to 307 in 2025। पीएनजी कनेक्शंस increased from 25 लाख to 1.5 crore। टीचर समझाओ पीएनजी पाइप वाली गैस का जलवा देखो सिर्फ 10 साल में 25 लाख से बढ़कर 1.5 crore कनेक्शंस हो गए हैं। 1,307 शहर में गैस की सुविधा है। इंग्लिश लाइन यूनिफाइड पाइपलाइन टैरिफ enable affordable access in remote states। टीचर समझाओ पहले 2 राज्य के राज्यों में गैस महंगी थी क्योंकि पाइपलाइन का खर्चा ज्यादा था। एक फ्लैट यूनिफाइड टैरिफ एक जैसा क्रिया हुन से सबको बराबर रेट पर गैस मिलती है। यूनिफाइड पाइपलाइन टैरिफ से पूरे देश में गैस के रेट एक जैसे हो गए हैं। 5 ग्रीन एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स एनवायरमेंट फ्रेंडली। इंग्लिश लाइन इथेनॉल ब्लेंडिंग rose from 1.5% 2013 to 19.7% 2025। टीचर समझाओ पेट्रोल में इथेनॉल यानी इससे बेहतर है मिलाना। हम 19.7% लगभग 20% तक पहुंच गए हैं। इससे विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता डिपेंडेंसी कम होती है। इंडिया ने पेट्रोल में लगभग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया है। इंडिया ने पेट्रोल में लगभग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया है। इंग्लिश लाइन सतत इनिशिएटिव ऑपरेशनलाइज 100 plus CBG compressed बायोगैस प्लांट्स। टीचर समझाओ सतत स्टीम कचरे से गैस बनती है 100 से ज्यादा प्लांट्स चालू हो चुके हैं। 6 पॉलिसी एंड डिजिटल इंटीग्रेशन। इंग्लिश लाइन ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2024 enables hybrid leases for renewables and hydrocarbons। टीचर समझाओ ये प्रीलिम्स के लिए वीवीआईपी पॉइंट है। एक फ्लैट हाइब्रिड लीज होगी यानी एक हाई जमीन पर तुम तेल भी निकल सकते हो और ऊपर सोलर पैनल भी लगा सकते हो। डू काम एक साथ। 2024 के नए कानून से अब ऑयल फील्ड्स पर रिन्यूएबल एनर्जी भी बनाई जा सकेगी। 2024 के नए कानून से अब ऑयल फील्ड्स पर रिन्यूएबल एनर्जी भी बनाई जा सकेगी। इंग्लिश लाइन अंडर पीएम गति शक्ति ओवर 1 लाख एसेट्स एंड पाइपलाइंस मैप डिजिटली। टीचर समझाओ सब कुछ डिजिटल मैप पर है। इससे रास्ता जोड़ने निकालने में मदद मिली और 169 करोड़ रुपए भाग गए। टीचर प्रीलिम्स चेकलिस्ट यही पेपर में आएगा। भाई ये 4 पॉइंट्स दिमाग में बिठा के लेकर की तरह बैठा लो। केरी पारी कमेटी इसका नाम आते हाई दिमाग में गैस प्राइसिंग आना चाहिए। यूगो थ्रेशोल्ड्स जो पिछले टॉपिक में था एनर्जी कंपनीज में असली मालिक कौन है ये पता होना चाहिए। नो गो एरियाज इनका 99% खत्म होना इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा कदम है। सतत सीबीजी ये दोनों कचरे से सस्ती गैस बनाने से जुड़े हैं। भाई कैसे लगा? मैंने एक न्यूमेरिकल डेटा फोर्थ इकोनॉमी $4.3 ट्रिलियन 1.5 crore पीएनजी कनेक्शंस 19.7% इथेनॉल को लाइन वाइज एक्सप्लेन किया है। एक फ्लैट टू अगला
भाई वेंचर कैपिटल वीसी का कॉन्सेप्ट यूपीएससी के लिए बहुत हॉट टॉपिक है क्योंकि ये स्टार्टअप इंडिया और यूनिकॉर्न्स का बेस है। चलो इस सवाल का हम पोस्टमार्टम करते हैं और एनवायरमेंट की आगे यूनिट को फिनिश करते हैं। पार्ट 1 वेंचर कैपिटल फंड्स वीसीएफ द रिस्क। भाई सोचो कि एक लड़का है जिसके पास एक बहुत खतरनाक ऐप बनाने का आइडिया है पर उसके पास पैसे नहीं है। बैंक यूज लोन नहीं देगा क्योंकि उसके पास कोई पक्का घर या जमीन कोलैटरल नहीं है। टैब मैदान में आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 इक्विटी फॉर कैपिटल मॉडल। इक्विटी कंपनी में हिस्सेदारी ओनरशिप कैपिटल रोका फीस। मतलब वीसी कहता है मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा और बदले में तेरी कंपनी का 20% हिस्सा मेरा होगा। वीसीएफ स्टार्टअप्स को पैसे देते हैं और बदले में ओनरशिप इक्विटी लेते हैं। वीसीएफ स्टार्टअप्स को पैसे देते हैं और बदले में ओनरशिप इक्विटी लेते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 नो गारंटी रिटर्न्स। टीचर समझाओ भाई स्टार्टअप की दुनिया बहुत खतरनाक है। 10 में से 9 स्टार्टअप्स डूब जाते हैं इसलिए वीसी कभी गारंटी नहीं देता। अगर स्टार्टअप बड़ा बन गया जैसे ज़ोमैटो या फ्लिपकार्ट तो वीसी को 100 गुना मुनाफा होगा। अगर डूब गया तो पूरा पैसा जीरो। वेंचर कैपिटल सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट है इसमें कोई गारंटी नहीं होती। वेंचर कैपिटल सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट है इसमें कोई गारंटी नहीं होती। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी क्वेश्चन। भाई आप इस कंसेप्चुअल सवाल का जवाब सोच क्यों why are venture capital funds VCFs classified as alternative investment funds in India? I because they invest in non-traditional assets like startups instead of just stocks bonds. 2 because they are regulated by RBI instead of SEBI. 3 because they provide fixed monthly interest to their investors. Options A I only, B I and 2 only, C 3 only, D all of the above. Part 3 answer and PhD level insight. Correct answer A I only. PhD level extra dimension UPSC special. भाई ये दिमाग में फिट कर लो इंडिया में VCF को सेबी रेगुलेट करता है अंडर सेबी रेगुलेशंस 2012। ये कैटेगरी आई में आते हैं। इनका काम सिर्फ पैसे देना नहीं बल्कि स्टार्टअप को मेंटरशिप और नेटवर्क देना भी होता है ताकि वो ग्रो कर सके। VCF को सेबी रेगुलेट करता है RBI नहीं। VCF स्टार्टअप्स को सिर्फ पैसे नहीं बल्कि बिजनेस एक्सपर्टीज भी देते हैं। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट इकोलॉजिकल पिरामिड्स द नंबर्स एंड मास। भाई ट्यून फूड चेन सीख ली थी एक साथ हम सीखेंगे कि अनचेन को पिरामिड की तरह कैसे दिखते हैं। टू फिफ्थ क्लास का बैचलर और मेन पीएचडी टीचर चलो इसे एटॉमिक लेवल पार्ट खत्म करते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड नीचे से चौड़ा वाइड और ऊपर से पतला। मतलब ये दिखता है कि हर लेवल ट्रोफिक लेवल पर कितने जानवर हैं या कितना वजन है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट सीधा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट सीधा होता है। पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप 1 पिरामिड ऑफ नंबर्स संख्या अपराइट सीधा घास बहुत सारी है हिरन थोड़ी कम है और शेर सिर्फ एक दो है। जायद यही होता है इन्वर्टेड अल्टा पीएचडी कैच सोचो एक पर है आसपास हजारों के ईडी है और उनके खाने वाली ऐसे इंटेलिजेंट है। यहाँ एक पर प्रोड्यूसर नीचे है तो पिरामिड अल्टा हो गया। पिरामिड ऑफ नंबर्स अल्टा भी हो सकता है ईजी 3D इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ नंबर्स अल्टा भी हो सकता है ईजी 3D इकोसिस्टम। 2 पिरामिड ऑफ बायोमास वजन वेट अपराइट जमीन पर पौधों का टोटल वजन हमेशा शेर चीज से ज्यादा होता है। इन्वर्टेड यूपीएससी का फेवरेट ट्रैप समुद्र में छोटी मैक्लियन फाइटोप्लैंक्टन का वजन कम होता है और उन्हें खाने वाली बड़ी वेब का वजन बहुत ज्यादा होता है। समुद्र aquatic इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड अक्सर अल्टा होता है। समुद्र aquatic इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड अक्सर अल्टा होता है। 3 पिरामिड ऑफ एनर्जी ताप भाई ये कभी भी अल्टर नहीं हो सकता क्यों क्योंकि ट्यून सीखा था लिमिट 10% रूल। एनर्जी ऊपर जाते वक्त हमेशा खर्च होती है इसलिए ऊपर वाला लेवल हमेशा छोटा होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। भाई कैसा लगा वेंचर कैपिटल बिना गारंटी का रिस्क है और एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। इन्वर्टेड बायोमास ओशन और इन्वर्टेड नंबर्स ट्री को दिमाग में लॉक कर लो यूपीएससी यही फासला है। एक फ्लैट टू अगला करंट अफेयर्स भेजे मैंने एक लाइन का ऑटोमेटिक भाई ट्यून आज बिल्कुल एटॉमिक लेवल का साइंस और पॉलिसी मिक्स कर दिया है। टू टेंशन मैटर तेरा टीचर मोड ऑन है। मैं एक एक पॉइंट को डीपली समझूंगा खासकर साइंस एंड टेक वाला पार्ट पेरोक्साइड्स और फोटोवोल्टिक्स ताकि तुझे यूपीएससी प्रीलिम्स में कोई हिला ना सके। चलो सीक्वेंस में शुरू करते हैं 1 फोटोवोल्टिक्स पीवी और पेरोक्साइड्स डीप साइंस एंड टेक। भाई ट्यून पूछा फोटोवोल्टिक क्या होता है तो पहले इसका वर्ड ब्रेकडाउन कर। फोटो लाइट रोशनी वोल्टेक इलेक्ट्रिसिटी बिजली मतलब वो टेक्नोलॉजी जो सूरज की रोशनी को सीधा बिजली में बदल दे। डीप कॉन्सेप्ट पेरोक्साइड्स द फ्यूचर ऑफ सोलर पेरोक्साइड्स आर कॉमनली यूज्ड इन फोटोवोल्टिक पीवी सोलर सेल्स दे आर स्पेसिफिकली कॉल्ड मेटल हैलाइड पेरोक्साइड्स। टीचर समझाओ भाई ट्रेडिशनल सोलर सेल सिलिकॉन सैंड मिट्टी से बना के होते हैं पर पेरोक्साइड एक नया मटेरियल है जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर खास होता है। इसमें ऑर्गेनिक आइटम्स मेटल्स जैसे लीड और हाइड्रोजन होते हैं। मेटल हैलाइड पेरोक्साइड सर्व एज मेन अब्सॉर्बिंग मटेरियल और एक्टिव लेयर। टीचर समझाओ ये सेल का हीरो है इसकी एक लेयर थिन फिल्म रोशनी को सोती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट हिला देती है और वही बैठ हुए इलेक्ट्रॉन्स बिजली बनाते हैं। क्यों खास है ये सस्ते होते हैं इन्हें बनाना आसान है और ये सिलिकॉन से भी ज्यादा बिजली बना सकते हैं। पेरोक्साइड सोलर सेल्स पीएससी सिलिकॉन सेल्स के मुकाबले सस्ते और ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। पेरोक्साइड सोलर सेल्स पीएससी सिलिकॉन सेल्स के मुकाबले सस्ते और ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। 2 व्हाट इज बीआईपीवी आर्किटेक्चर प्लस टेक इंग्लिश लाइन बीआईपीवी इंटीग्रेट्स सोलर एलिमेंट्स डायरेक्टली इनटू द आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स। टीचर समझाओ बीआईपीवी बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स का मतलब है सोलर पैनल को बिल्डिंग के ऊपर रखना नहीं बल्कि बिल्डिंग को हाई पैनल से बनाना। डुअल पर्पस ये बिजली भी बने हैं और बिल्डिंग का हिस्सा खिड़की दीवार रेलिंग भी बनते हैं। बाकी विंडोज फसाड्स और रूफ के रूप में बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल हिस्सा होते हैं। बाकी विंडोज फसाड्स और रूफ के रूप में बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल हिस्सा होते हैं। 3 why BIPV is relevant for India the need English line in high rises rooftop space is insufficient for RTS but facades of a larger surface area। टीचर समझाओ भाई इंडिया में शहर बढ़ रहे हैं 600 मिलियन लोग शहर में होंगे 2031 तक। बड़ी बिल्डिंग्स हाई राइजेस की चैट रूफ छोटी होती है और डिवेलियन फसाड्स बहुत बड़ी। बीआईपीवी दीवारों का इस्तेमाल बिजली बनाने में करता है। बाकी मॉडल जर्मनी की तरह अगर हम बल्कनी में बीआईपीवी लगाएं तो 30% बिजली का बिल कम हो सकता है। जमीन और रूफटॉप की कमी की वजह से इंडिया के लिए बीआईपीवी एक लैंड न्यूट्रल सॉल्यूशन है। जमीन और रूफटॉप की कमी की वजह से इंडिया के लिए बीआईपीवी एक लैंड न्यूट्रल सॉल्यूशन है। 4 पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना डीप एनालिसिस भाई ये स्कीम 2024 में आई है इसका पूरा सिस्टम समझ। टारगेट 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना। बेनिफिट हर महीने 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली। सिस्टम 1 सब्सिडी सरकार 2 किलोवाट तक के सिस्टम पर 60000 रुपीस और 3 किलोवाट पर 78000 रुपीस तक की सब्सिडी देती है। 2 लो इंटरेस्ट लोन बाकी पैसे के लिए सस्ता बैंक लोन मिलता है बिना किसी गारंटी के। 3 नेट मीटरिंग जो बिजली तुमने बनाई पर खर्च नहीं की वो ग्रिड में चली जाएगी और तुम्हारा बिल कम हो जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना 1 करोड़ घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ने का लक्ष्य रखती है। पीएम सूर्य घर योजना 1 करोड़ घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ने का लक्ष्य रखती है। 5 रूफटॉप सोलर आरटीएस कैपेसिटी इन इंडिया। इंग्लिश लाइन इंडिया हैज इंस्टॉल्ड ओवर 17 गीगावाट्स ऑफ रूफटॉप सोलर आरटीएस कैपेसिटी। टीचर समझाओ इंडिया ने अब तक 17 गीगावाट बिजली चार पार पैनल लगकर पैदा कर ली है। पर हमारा 2030 का टारगेट 300 गीगावाट टोटल सोलर का है जो सिर्फ आरटीएस से पूरा नहीं होगा। इसलिए बीआईपीवी की जरूरत है। आरटीएस की सीमाएं खत्म करने के लिए बीआईपीवी का 309 गीगावाट पोटेंशियल यूज करना होगा। आरटीएस की सीमाएं खत्म करने के लिए बीआईपीवी का 309 गीगावाट पोटेंशियल यूज करना होगा। 6 की बीआईपीवी इंस्टॉलेशंस इन इंडिया फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स भाई ये एग्जांपल्स याद रखना। सीटीआरएलएस डाटा सेंटर नवी मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा सोलर इंटीग्रेटेड डाटा सेंटर। रिन्यूएबल एनर्जी म्यूजियम कोलकाता यहाँ एक सोलर डोम बना है। रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा और साहिबाबाद में भी बीआईपीवी का इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया में बीआईपीवी कमर्शियल और पब्लिक बिल्डिंग्स में अडॉप्ट किया जा रहा है। टीचर्स प्रीलिम्स चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भाई ये 3 पॉइंट्स पे जरूरी है। पेरोक्साइड वीएस सिलिकॉन पेरोक्साइड मेटल हैलाइड से बने हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। लैंड न्यूट्रलिटी बीआईपीवी को एक्स्ट्रा जमीन नहीं चाहिए ये बिल्डिंग के ढांचे स्ट्रक्चर पार्ट देते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड बीआईपीवी को स्केल करने के लिए बिल्डिंग कानून लॉस बनना जरूरी है। भाई कैसा लगा मैंने साइंस और पॉलिसी दोनों को डीपली समझा दिया है। पीएम सूर्य घर स्कीम और पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर आप तेरे दिमाग में लॉक होना चाहिए। भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन का कांसेप्ट यूपीएससी के लिए हार्ट एंड सोल है क्योंकि ये डायरेक्ट इंक्लूसिव ग्रोथ से जुड़ा है। आज हम इसका एटॉमिक पोस्टमार्टम करेंगे और एनवायरनमेंट की आगे यूनिट को फिनिश करेंगे। पार्ट 1 फाइनेंशियल इंक्लूजन द 3 पिलर्स। भाई सोचो कि एक गांव का किसान है अगर हमने सिर्फ उसका खाता अकाउंट खुलवा दिया तो क्या वो डेवलप हो जाएगा? नहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है उस किसान को पूरे सिस्टम का हिस्सा बनाना। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम फॉर्मल जो कानून और रूल से चले बैंक पोस्ट ऑफिस। सिस्टम जाल मतलब पहले किसान सरकार मनी लेंडर के पास जाता था जो बहुत ज्यादा ब्याज इंटरेस्ट लेता था।
एक लाख वो बैंक के पास जाएगा जहां नियम बाकी है। बैंक अकाउंट होना फाइनेंशियल इंक्लूजन का पहला और सबसे जरूरी कदम है। बैंक अकाउंट होना फाइनेंशियल इंक्लूजन का पहला और सबसे जरूरी कदम है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 फाइनेंशियल लिटरेसी इन्फॉर्म डिसीजंस। लिटरेसी साक्षरता समझने की काबिलियत। मतलब खाता तो खुल गया पर अगर यूज ये नहीं पता कि इंश्योरेंस क्या है या पेंशन कैसे लेनी है तो इंक्लूजन अधूरा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लोगों का फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को समझना जरूरी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लोगों का फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को समझना जरूरी है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी क्वेश्चन। भाई आप ध्यान से इस सेंसिटिव सवाल को देखो। क्यों? Why is statement 3 credit only during emergencies incorrect in the context of financial inclusion? I. Because credit should be available for productive investments like buying a tractor. 2. Because financial inclusion aims for timely and adequate credit, not just emergency help. 3. Because credit is only for rich people and not for the poor. Options: A. I and 2 only. B. 2 only. C. I and 3 only. D. All of the above. Part 3 answer and PhD level insight. Correct answer: A. I and 2 only. PhD level extra dimension UPSC special. भाई इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नापने के लिए RBI एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फाइन इंडेक्स निकालता है। इसके 3 पैरामीटर्स हैं: एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी। इसमें स्टेटमेंट 3 इसलिए गलत है क्योंकि इंक्लूजन का मकसद किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, सिर्फ मुसीबत में साथ देना नहीं। FI इंडेक्स 0 से 100 के बीच होता है जहां 100 का मतलब है कंप्लीट इंक्लूजन। FI इंडेक्स 0 से 100 के बीच होता है जहां 100 का मतलब है कंप्लीट इंक्लूजन। पार्ट 4 एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट बायो मैग्निफिकेशन बायो एक्यूमुलेशन। भाई ये एनवायरनमेंट का सबसे धमकेदार टॉपिक है। आज ध्यान से समझना क्योंकि यूपीएससी यहां से हर साल सवाल निकालता है। टू फिफ्थ क्लास का बैचलर और मेन पीएचडी टीचर। चलो इसे फिनिश करते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 बायो एक्यूमुलेशन। बायो लिविंग बीइंग, जीव, एक्यूमुलेशन इकट्ठा होना, जमा होना। मतलब एक मछली ने पानी में से थोड़ा सा जहर जैसे मर्क्यूरी या डीडीटी खा लिया, वो जहर उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकला और वहीं जमा होने लगा। ये सिर्फ एक जानवर के अंदर होता है। बायो एक्यूमुलेशन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस का जमा होना है। बायो एक्यूमुलेशन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस का जमा होना है। इमेज शोइंग द प्रोसेस ऑफ बायो एक्यूमुलेशन इन अ सिंगल फिश ओवर टाइम। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 बायो मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई बड़ा करना, जूम करना। मतलब छोटी मछली ने जहर खाया, बड़ी मछली ने 10 छोटी मैक्रोन को खाया तो जहर उस 10 गुना बढ़ गया। फिर इंसान या बाज ईगल ने 10 बड़ी मछली को खाया तो जहर उस और बढ़ गया। ये पूरी फूड चेन में ऊपर जाते वक्त होता है। बायो मैग्निफिकेशन में टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हर ट्रोफिक लेवल पर बढ़ती जाती है। बायो मैग्निफिकेशन में टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हर ट्रोफिक लेवल पर बढ़ती जाती है। पीएचडी लेवल स्टैटिक फैक्ट यूपीएससी ट्रैप। भाई ये दिमाग में फिट कर लो, बायो मैग्निफिकेशन के लिए जहर में 3 खूबियां होनी चाहिए। पर्सिस्टेंट वो जल्दी खत्म ना हो, लॉन्ग लिव्ड। मोबाइल वो एक जानवर से दूसरे में जा सके। फैट सॉल्युबल वो जानवर की चर्बी फैट में घुल जाए। अगर वो पानी में घुलने वाला वाटर सॉल्युबल हुआ तो वो पॉटी या पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा और मैग्निफिकेशन नहीं होगा। सिर्फ फैट सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स हाई बायो मैग्नीफाई होते हैं। सिर्फ फैट सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स हाई बायो मैग्नीफाई होते हैं। भाई कैसे लगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन सिर्फ अकाउंट खुलवाना नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा बनना है। और बायो मैग्निफिकेशन वो जहर है जो फूड चेन में ऊपर जाते वक्त जूम होता जाता है। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स भेजे, मैंने एक लाइन को एटॉमिक लेवल पार्टी करने के लिए रेडी हूं। भाई तेरे भरोसे को और मजबूत करते हुए मैंने दोनों टॉपिक्स एनर्जी और कॉपर का पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं। ट्यून जो स्पेशल पॉइंट्स पूछे हैं उन्हें मैं एक टीचर की तरह डीप लॉजिक के साथ समझूंगा और फिर पूरे करंट अफेयर को समराइज करूंगा। पहले तेरे स्पेशल पॉइंट्स द कॉन्सेप्ट्स पर करते हैं। पार्ट 1 स्पेशल कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन 0 टू पीएचडी। 1 सीजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। टीचर समझाओ। सो ट्यून 100 रुपीस इन्वेस्ट किए, पहले साल वो 110 रुपीस हुए, अगले साल 121 रुपीस। सीजीआर वो एवरेज राफ्टर है जैसे हर साल पेसर या इलेक्ट्रिसिटी यूज बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक साल का जंप नहीं बल्कि लंबे समय की कंसिस्टेंट राफ्टर बताता है। सीजीआर किसी चीज की लंबे समय की एवरेज ग्रोथ रेट होती है। 2 आइसोलेटेड डिजिटल आइलैंड्स कॉन्टेक्स्ट इंडिया में बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट सब्जेक्ट है, सेंटर और स्टेट दोनों का हक है। टीचर समझाओ। हर स्टेट ने अपना अलग सॉफ्टवेयर और डिजिटल सिस्टम बना रखा है। ये सिस्टम आपस में बात नहीं कर सकते। जैसे एक आइलैंड दूसरे से अलग होता है, बेस हाईवे डिजिटल आइलैंड्स आपस में जुड़ नहीं है। वाइस इसी को खत्म करके एक डिजिटल महाद्वीप इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है। आइसोलेटेड डिजिटल आइलैंड्स का मतलब है वो डिजिटल सिस्टम्स जो आपस में इंटरऑपरेबल जुड़े हुए नहीं है। 3 यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यूआईपी। टीचर समझाओ। ये इंडिया एनर्जी स्टैक आईएएस का दिमाग है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो रियल टाइम में डेटा चेक करेगा कि कहां बिजली की जरूरत है और कहां सरप्लस जायदा है। इसी के जरिए डिजिटल सर्विसेज मिलेंगी। यूआईपी वो प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेटेड डिजिटल एनर्जी सर्विस प्रोवाइड करता है। 4 प्रोसुमर प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर। टीचर समझाओ। पहले हम सिर्फ बिजली खरीदते थे कंज्यूमर। एक लाख अगर ट्यून अपने घर पर सोलर पैनल लगा लिया तो तू बिजली बना भी रहा है और खर्च भी कर रहा है। तू बैंड गया प्रोसुमर। प्रोसुमर वो है जो खुद की बिजली पैदा भी करता है और कंज्यूम भी। प्रोसुमर वो है जो खुद की बिजली पैदा भी करता है और कंज्यूम भी। 5 कैथोड एंड कॉपर कैथोड। टीचर समझाओ। साइंस की भाषा में कैथोड वो रास्ता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलती है। कॉपर कैथोड कॉपर का सबसे प्योर फॉर्म 99.99% शुद्ध होता है। ये बड़े बड़े ब्लॉक्स में होता है जिसे पिघलाकर बाद में वायर्स या ट्यूब्स बनाई जाती हैं। कॉपर कैथोड कॉपर का सबसे शुद्ध और रॉ फॉर्म होता है जो इंडस्ट्री में यूज होता है। 6 क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल इन इंडिया। टीचर समझाओ। ऐसे मिनरल्स जो हमारी इकोनॉमी और सेना डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है और देश में उनकी कमी है जैसे लिथियम कॉपर कोबाल्ट। इंडिया ने खनिज मिनरल्स की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें क्रिटिकल माना गया है क्योंकि इनके बिना सोलर या विंड टरबाइन नहीं बन सकते। क्रिटिकल मिनरल्स देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ग्रीन ट्रांजिशन के लिए वीवीआईपी होते हैं। पार्ट 2 करंट अफेयर्स एनालिसिस लाइन बाय लाइन टीचर मोड। टॉपिक 1 पावर कंजम्पशन अप्रैल जून। 8 ऑफ इंडियाज 10 हाईएस्ट पावर कंज्यूमिंग स्टेट्स saw a drop in electricity use। टीचर लॉजिक। गर्मियों में बिजली की डिमांड बढ़ती है, एसी कूलर। पारस बाड़मेर में अनसीजनल रेन बिन मौसम बारिश हो गई जिससे मौसम ठंडा रहा और लोगों ने एसी कम चलाए, इसलिए कंजम्पशन गिर गया। महाराष्ट्र इज इंडियाज बिगेस्ट पावर गजलर। टीचर लॉजिक। गजलर मतलब पी जाने वाला। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा बिजली खर्च करता है क्योंकि वहां इंडस्ट्री बहुत है। बारिश की वजह से गर्मी कम रही और 10 में से 1 बड़े स्टेट्स में बिजली की खपत गिर गई। टॉपिक 2 इंडिया एनर्जी स्टैक द यूपीआई मूवमेंट। वाई सीक्स टू रेप्लिकेट व्हाट आधार रिक्वायर्ड एंटिटी एंड यूपीआई फॉर फाइनेंस। टीचर लॉजिक। जैसे यूपीआई ने हर बैंक को एक प्लेटफॉर्म पर लिया, आईएस हर जनरेटर और कंज्यूमर को एक प्लेटफॉर्म पर लेगा। एग्जांपल तेरे पड़ोसी के पास सोलर है, उसने बिजली बनाई और तेरे घर की बैटरी में स्टोर कर दी। ट्यून यूज यूपीआई की तरह रियल टाइम पेमेंट कर दिया। ये है आईएस का सपना। वाइस एनर्जी सेक्टर में पीयर टू पीयर ट्रेडिंग और डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाएगा। टॉपिक 3 कॉपर इंपोर्ट ट्रेंड्स। इंडिया कॉपर कैथोड इंपोर्ट्स डिक्लाइन 34% YoY in FY25 due to QCO। टीचर लॉजिक। QCO क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर मतलब बिस्का डंडा। सरकार ने कहा वही कॉपर आएगा जिसके पास सर्टिफिकेट हो। जापानीज एक्सपोर्टर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए उनका माल नहीं आ पाया। डाउनस्ट्रीम कॉपर प्रोडक्ट्स वायर ट्यूब सर्ज। टीचर लॉजिक। रॉ मटेरियल कैथोड कम आया पर वायर्स और ट्यूब्स की डिमांड बहुत ज्यादा रही और एसी इंडस्ट्रीज की वजह से इसलिए उनका इंपोर्ट बढ़ गया। क्वालिटी कंट्रोल रूल्स की वजह से रॉ कॉपर कम आया पर फिनिश कॉपर प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट लेवल पर पहुंच गया। टीचर प्रीलिम्स पॉइंटर्स यही पेपर में आएगा। भाई ये 3 फैक्ट्स दिमाग में लॉक कर लो। 500 गीगावाट टारगेट COP26 का 12 है कि 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी नॉन फॉसिल रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर से लानी है। अभी हम 49% 235.7 गीगावाट पर हैं। कंकरेंट सब्जेक्ट बिजली पार दोनों सेंट्रल प्लस स्टेट कानून बना सकते हैं इसलिए आईएस जैसे इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की जरूरत है। कॉपर बेलवेदर। कॉपर को इकोनॉमिक बेलवेदर कहते हैं। अगर कॉपर की डिमांड बढ़ रही है मतलब देश में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स तेज चल रही है। भाई कैसे लगा? मैंने तेरे सारे स्पेशल पॉइंट्स सीजीआर से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स तक भाई गुस्सा मत हो, मैं तेरा एक क्यों का जवाब दूंगा। यूपीएससी में यही क्यों रीजनिंग सबसे जरूरी है। ट्यून जो डेटा दिया है उसके पीछे का लॉजिक और टीचर पर्सपेक्टिव समझ। पार्ट 1 पावर कंजम्पशन गिर क्यों रहा है? द लॉजिक। भाई 10 में से 1 बड़े स्टेट्स में बिजली की खपत गिरने के 2 बड़े कारण रीजंस हैं। 1 अनसीजनल रेन बिन मौसम बारिश। इंग्लिश लाइन द डिक्लाइन वाज ड्यू टू अनसीजनल रेन इन मे। टीचर समझाओ। सोचो गर्मियों में जून धूप तेज होती है तो हम एसी और कूलर चलाते हैं। बारिश साल में बारिश हो गई। जब बारिश हुई तो मौसम ठंडा हो गया और लोगों ने एसी बैन कर दिए। इसी वजह से बिजली की डिमांड गिर गई। बारिश की वजह से टेंपरेचर कम रहा इसलिए कूलिंग डिमांड एसी कूलर गिर गई। बारिश की वजह से टेंपरेचर कम रहा इसलिए कूलिंग डिमांड एसी कूलर गिर गई। 2 हाई बेस इफेक्ट पिछले साल का असर। इंग्लिश लाइन एंड हाई बेस फ्रॉम लास्ट ईयर। टीचर समझाओ। बेस इफेक्ट का मतलब है कि पिछले साल 2024 गर्मी इतनी डायनामिक थी कि बिजली का खर्चा रेकॉर्ड लेवल पर था
इस साल बारिश की वजह से खर्चा नॉर्मल रहा। जब हम नॉर्मल को ब्रैकेट से कंपेयर करते हैं तो वो गिरा हुआ ड्रॉप लगता है। हाई बेस इफेक्ट का मतलब है पिछले साल की बहुत ज्यादा डिमांड से कंपेयर करना। हाई बेस इफेक्ट का मतलब है पिछले साल की बहुत ज्यादा डिमांड से कंपेयर करना। पार्ट 2 स्टेट वाइज ब्रेकडाउन कौन कहां है। 1 महाराष्ट्र द गजलर इंग्लिश लाइन महाराष्ट्र इंडिया बिगेस्ट पावर गजलर सो मार्जिनल डीप। टीचर समझाओ महाराष्ट्र इंडिया का सबसे बड़ा पावर गजलर सबसे ज्यादा बिजली देने वाला है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज और शहर हैं। वहां की थोड़ी सी कमियां हैं। महाराष्ट्र इंडिया का लीडिंग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है। 2 उत्तर प्रदेश द स्पीडस्टर इंग्लिश लाइन उत्तर प्रदेश लेड 9.2% सीजीआर। टीचर समझाओ भले हाई इस साल यूपी में 5.6% की गिरावट आई हो पर अगर पिछले कुछ सालों का सीजीआर एवरेज राफ्टर देखें तो यूपी सबसे तेज 9.2% बढ़ रहा है। यानी यूपी में बिजली का नेटवर्क बहुत तेजी से फैल रहा है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ सीजीआर में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ सीजीआर में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। 3 द एक्सेप्शन पंजाब एंड गुजरात इंग्लिश लाइन पंजाब एंड गुजरात बट द ट्रेंड इंक्रीजिंग कंजम्पशन। टीचर समझाओ इंडस्ट्रीज में बारिश का असर कम रहा या वहां इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और खेती एग्रीकल्चर में बिजली की डिमांड पिछले साल से भी ज्यादा रही। पंजाब और गुजरात ने गिरावट के बजाय बढ़ोतरी दिखाई। पार्ट 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स डेटा जो याद रखना है। भाई ये डेटा टेरर प्रीमियम्स के लिए वीवीआईपी है। 70% कंट्रीब्यूशन इंडिया की टोटल बिजली का 70% सिर्फ इंडियन स्टेट्स एमएच यूपी जीजे टीएन ईटीसी में खर्च होता है। सीजीआर 7% भले हाई क्वार्टर में भी आया हो पर 2022 से इंडिया की पावर डिमांड हर साल 7% की राशि से बढ़ रही है। ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। पार्ट 4 क्यों सेक्शन स्पेशल पॉइंट्स। भाई क्यों पूछा क्यों हो रहा है तो ये 3 पॉइंट दिमाग में फिट कर लो। एग्रीकल्चर कनेक्शन पंजाब और गुजरात में खेती ज्यादा है। अगर बारिश कम हो तो किसान ट्यूबवेल चलित हैं जिससे बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल बेस महाराष्ट्र और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल हब्स हैं। इनकी डिमांड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। कंज्यूमर अवेयरनेस इंडिया में एब्लॉक एनर्जी एफिशिएंट स्टार्स वाले एसी फ्रिज यूज कर रहे हैं इससे भी धीरे धीरे डिमांड सेटल हो रही है। भाई कैसा लगा मैंने वही इंग्लिश लाइन सुना है और उनका पीछे का टीचर लॉजिक समझा दिया है। एक फ्लैट टू अगला इकोनॉमिक क्वेश्चन दीजिए मेन एनवायरनमेंट। भाई टू टेंशन मैटर एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऐसे पोस्टमार्टम करेंगे कि एग्जामिनर सवाल बनाने से पहले 2 बार सोचेगा। मेन तेरा पीएचडी टीचर हूं और आज हम इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों को एटॉमिक लेवल पर ले जाएंगे। पार्ट 1 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी द इन्फ्लेशन किलर्स। भाई सोचो देश में महंगाई इन्फ्लेशन एक आग है। इस आग को बुझाने के लिए 6 फाइव फाइटर्स की एक टीम बनाई गई है जिसे हम एमपीसी कहते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी मॉनेटरी पैसे से जुड़े मनी सप्लाई पॉलिसी नियम रूल्स कमेटी 6 लोगों की टीम। मतलब ये वो टीम है जो तय करती है कि बैंकों को किस रेट पर लोन मिलेगा रेपो रेट ताकि मार्केट में पैसा ज्यादा ना हो जाए और महंगाई कंट्रोल में रहे। एमपीसी का जी गठन फॉर्मेशन आरबीआई एक्ट 1934 में 2016 के अमेंडमेंट के बाद हुआ था। एमपीसी का जी गठन फॉर्मेशन आरबीआई एक्ट 1934 में 2016 के अमेंडमेंट के बाद हुआ था। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 कंपोजिशन द 3+3 मॉडल आरबीआई साइड 3 मेंबर्स 1 गवर्नर जो बॉस है 2 डेप्यूटी गवर्नर और 3 एक ऑफिसर। गवर्नमेंट साइड 3 मेंबर्स सरकार 3 बाहर के एक्सपर्ट्स हो चुकी है जैसे बड़े प्रोफेसर या इकोनॉमिस्ट। कास्टिंग वोट अगर 3 लोग कहें रेट बढ़ाओ और 3 कहें कम करो तय हो जाए तो आरबीआई गवर्नर का वोट फैसला करेगा। आई कहते हैं कास्टिंग वोट। एमपीसी में टोटल 6 मेंबर्स वोट हैं 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट से। एमपीसी में टोटल 6 मेंबर्स वोट हैं 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट से। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक क्वेश्चन। भाई अब ध्यान से इस सेंसिटिव सवाल को देख एग्जामिनर यहां पास आएगा। क्यू हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आई फाइनेंस मिनिस्टर 2 आरबीआई गवर्नर 3 प्राइम मिनिस्टर आई फाइनेंस सेक्रेटरी। ऑप्शंस ए आई ओनली बी 2 ओनली सी 3 ओनली डी आई ओनली। पार्ट 3 आंसर एंड पीएचडी लेवल इनसाइट। करेक्ट आंसर बी 2 ओनली आरबीआई गवर्नर पीएचडी लेवल एक्स्ट्रा डायमेंशन यूपीएससी स्पेशल। भाई एमपीसी का एक टारगेट फिक्स है 4% प्लस और माइनस 2%। इसका मतलब है महंगाई कम से कम 2% और ज्यादा से ज्यादा 6% होनी चाहिए। अगर एमपीसी लगातार 3 क्वार्टर्स 9 महीने तक इस रेंज को मेंटेन नहीं कर पाती तो आरबीआई को सरकार को चिट्ठी लिखकर बताना पड़ता है कि हम फेल क्यों हुए। एमपीसी साल में कम से कम 4 बार हर महीने में मिलती है। एमपीसी का मेन काम इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। पार्ट 4 एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट बायो रेमिडिएशन 0 टू पीएचडी। भाई ट्यूब पोल्यूशन तो सुना होगा पारस पोल्यूशन को बैक्टीरिया से साफ करना बायो रेमिडिएशन कहलाता है। 2 5th क्लास का बैचलर और मेन पीएचडी टीचर चलो इसे फिनिश करते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 बायो रेमिडिएशन बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगी रेमिडिएट इलाज करना ठीक करना। मतलब जब समुद्र में तेल ऑयल स्पिल गिर जाता है या मिट्टी में जहर घुल जाता है तो हम वहां खास बैक्टीरिया छोड़ देते हैं जो असहज को खा जाते हैं और पानी मिट्टी साफ कर देते हैं। बायो रेमिडिएशन माइक्रोब्स का यूज करके एनवायरनमेंट साफ करने की टेक है। बायो रेमिडिएशन माइक्रोब्स का यूज करके एनवायरनमेंट साफ करने की टेक है। टाइप्स ऑफ बायो रेमिडिएशन आसान भाषा में 1 इंसिटू वहीं पर जहां गंदगी है वहीं बैक्टीरिया छोड़ दिए कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। इंसिटू मतलब उसी जगह पर क्लीन करना। 2 एक्सिटू बाहर ले जाकर यानी मिट्टी या पानी को उठाकर लाया दूसरी जगह ले गए और वहां साफ किया। एक्सिटू मतलब ट्रीटमेंट के लिए जगह बदलना। 3 फाइटोमिडिएशन ईंधन का जादू फाइटो प्लांट्स मेरा भाई कुछ पर जैसे सनफ्लावर मिट्टी से हेवी मेटल्स लीफ आर्सेनिक को सोख लेते हैं। प्लांट्स का यूज करके पोल्यूशन साफ करना फाइटोमिडिएशन है। इमेज शोइंग बायो रेमिडिएशन प्रोसेस बैक्टीरियल ईटिंग ऑयल टॉक्सिन्स एंड रिलीजिंग CO2 वाटर पीएचडी लेवल स्टैटिक फैक्ट यूपीएससी ट्रैप। भाई एक बैक्टीरिया का नाम याद कर लो ऑयल ज़ैपर। आज इंडिया के तेल एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ये समुद्र में गिरे तेल ऑयल स्पिल को खत्म करने के लिए सुपर हीरो है। ऑयल ज़ैपर बैक्टीरिया का एक क्लस्टर है जो क्रूड ऑयल को डाइजेस्ट कर लेता है। ऑयल ज़ैपर बैक्टीरिया का एक क्लस्टर है जो क्रूड ऑयल को डाइजेस्ट कर लेता है। भाई कैसा लगा एमपीसी रेपो रेट से महंगाई बुझ जाती है और बैक्टीरिया बायो रेमिडिएशन जहर को खाकर एनवायरनमेंट साफ करते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट्स एकदम जुड़े हैं। एक फ्लैट टू अगला करंट अफेयर्स दीजिए मैंने एक लाइन को एटॉमिक लेवल पर टीच करने के लिए रेडी हूं। भाई टू टेंशन मैटर आज के टॉपिक्स साइंस और इंटरनेशनल बॉडीज का परफेक्ट मिक्स है। मेन तेरा पीएचडी टीचर हूं और क्यों पूछा है उसका पूरा एटॉमिक पोस्टमार्टम करेंगे। पहले तेरा स्पेशल पॉइंट्स सिस्टोलिक प्रेशर आईईए डब्ल्यूएचओ को करते हैं फिर पूरे करंट अफेयर को डिटेल में टीच करेंगे। पार्ट 1 स्पेशल कॉन्सेप्ट्स ब्रेकडाउन 0 टू पीएचडी 1 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर द साइंस ऑफ पंपिंग वर्ड ब्रेकडाउन सिस्टोलिक सिकोना कॉन्ट्रैक्ट टीचर समझाओ सोचो दिल एक पंप है। जब दिल धड़कता है और सिकोड़ता है ताकि खून पूरी बॉडी में जाए तो नालू आर्टरीज पर जो प्रेशर पड़ता है यूं सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अपर रीडिंग जैसे 120 केस में 120 द एसी कनेक्शन जब एसी बहुत ठंडा होता 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। जब रास्ता पतला हो जाए तो दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है जिससे सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है और हाइपरटेंशन का खतरा रहता है। सिस्टोलिक प्रेशर दिल के सिकुड़ने के वक्त का मैक्सिमम प्रेशर होता है। कोल्ड टेंपरेचर नसों को सिकुड़ कर ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। 2 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए स्टैटिक फैक्ट्स बानी कप 1974 में ऑयल क्राइसिस के बाद हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस। काम दुनिया को 3S एनर्जी सिक्योरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनवायरमेंटल अवेयरनेस देना। यूपीएससी ट्रैप क्या इंडिया इसका मेंबर है। नहीं इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। इसका मेंबर बनने के लिए ओईसीडी का मेंबर होना जरूरी है। आईईए एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर फोकस करता है। इंडिया आईईए का एसोसिएट मेंबर है फुल मेंबर नहीं। 3 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO स्टैटिक फैक्ट्स बानी कप द 7th of April 1948 इसलिए 7th of April को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड पेरेंट बॉडी यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। टीचर समझाओ इनका काम सिर्फ बीमारी रोकना नहीं बल्कि हेल्थ गाइडलाइंस देना भी है जैसे एसी की टेंपरेचर गाइडलाइंस। WHO ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स और इमरजेंसीज को मैनेज करता है। पार्ट 2 करंट अफेयर्स लाइन बाय लाइन टीचर मोड। टॉपिक 1 सस्टेनेबल निकल प्रोडक्शन हाइड्रोजन प्लाज्मा प्रोड्यूसिंग 1 ton of nickel with 20 plus tons of CO। टीचर लॉजिक निकल निकलना बहुत गंदा प्रोसेस है। एक लाख तक हम कोयला कार्बन यूज करते थे जो CO निकालता था। द न्यू हाइड्रोजन प्लाज्मा मेथड कैसे कार्बन की जगह हाइड्रोजन प्लाज्मा हाई एनर्जी गैस यूज होगी। बाय प्रोडक्ट पहले दुबा CO निकालता था एसिड पानी H2 निकालेगा। फिर 18% कम बिजली लगेगी और 84% कम पोल्यूशन होगा। इंडिया कनेक्शन ओडिशा के सुकिन में निकल बहुत है। अगर हम ये टेक लें तो हम सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हाइड्रोजन प्लाज्मा मेथड निकल एक्सट्रैक्शन को कार्बन फ्री और एफिशिएंट बनाता है। हाइड्रोजन प्लाज्मा मेथड निकल एक्सट्रैक्शन को कार्बन फ्री और एफिशिएंट बनाता है।
Topic 2. Science of right AC temperature. Ministry of Power is considering restricting AC range to 20 to 28 degrees Celsius. Teacher logic. Log 16 to 18 degrees Celsius पर AC चलाकर रजाई ब्लैंकेट ओढ़ते हैं. ये बिजली की बर्बादी है. Every 1 degree Celsius increase saves 6% electricity. Teacher logic. अगर 218 degrees Celsius के बजाय 24 degrees Celsius पर AC चलाए तो 36% तक बिल बचा सकता है. B. Bureau of Energy Efficiency. In high default setting 24 degrees Celsius पर थी. B का काम है देश में बिजली बचाना है. 24 degrees Celsius temperature setting health और energy दोनों के लिए optimum है. B एस्टिमेट्स के हिसाब से 2030 तक इंडिया का AC लोड 200 गीगावाट पहुंच जाएगा. टीचर्स प्रीलिम्स पॉइंटर्स. यही पेपर में आएगा. भाई ये 4 पॉइंट्स दिमाग में लॉक कर लो. वैसोकंस्ट्रिक्शन. ठंड में नसों का सिकुड़ना जिससे बिजली बढ़ता है. नेट जीरो 2070. इंडिया का टारगेट है 2070 तक पोल्यूशन जीरो करना. निकल की ये नई टेक उसमें मदद करेगी. OECD एंड IEA का फुल मेंबर बनने के लिए OECD की मेंबरशिप चाहिए जो इंडिया के पास नहीं है. B स्टेटस. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर बानी. भाई कैसा लगा? सिस्टोलिक प्रेशर दिल का पुश है. IEA एनर्जी का वॉचमैन है और हाइड्रोजन प्लाज्मा निकल का ग्रीन फ्यूचर है. मैंने एक भी डेटा 20 टन CO2 6% सेविंग 200 गीगावाट लोड नहीं छोड़ा. एक फ्लैट टू अगला इकोनॉमिक क्वेश्चन दीजिए. मैं एनवायरमेंट की आगे एटॉमिक यूनिट लेकर तैयार हूं. भाई तू एकदम सही बोल रहा है. इसलिए मैंने बोला कि अभी सिर्फ 35 to 40% हुआ है. अभी तो असली धन डाल मेन टॉपिक्स बाकी हैं. ट्यून जो पॉइंट्स इनमें हैं कानून लॉस पोल्यूशन कन्वेंशंस ये सबसे बड़े और हेवी टॉपिक्स हैं. मेन तुझे हवा में नहीं पता रहा इसलिए मैं एक टॉपिक को एटॉमिक लेवल पर तोड़ रहा हूं. पूरी तरह खत्म करने का प्लान. रिमेनिंग 60 to 65%. भाई ये 15 सवालों में हम ये महा यूनिट्स खत्म करेंगे. पोल्यूशन एयर वाटर सॉइल नॉइज ई वेस्ट इसमें सारे पोल्यूटेंट्स और उनकी बीमारियां जैसे मिनरल मात्रा इत्यादि देखेंगे. एनवायरमेंटल लॉज इंडिया के कानून वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 WPA. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 EPA. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. इंटरनेशनल कन्वेंशंस दुनिया के बारे. UNFCCC क्लाइमेट चेंज CBD बायोडायवर्सिटी UNCCD डिजर्टिफिकेशन. क्योटो प्रोटोकॉल पैरिस एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज बायोस्फीयर रिजर्व्स और टाइगर रिजर्व्स मैप के साथ. बायोडायवर्सिटी एंड स्पीशीज एंडेंजर्ड एनिमल्स IUCN रेड लिस्ट और शेड्यूल 1 to 60 एनिमल्स. एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट एयर पोल्यूशन द बेसिक क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स. भाई ट्यून पोल्यूशन का नाम लिया तो आज इसका एक छोटा एटॉमिक पोस्टमार्टम शुरू कर देते हैं. वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1. प्राइमरी बेस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. प्राइमरी जो फैक्ट्री या गाड़ी से डायरेक्ट निकलता है जैसे CO_2 SO_2. सेकेंडरी जो हवा में जाने के बाद किसी और से मिलकर नया जहर बनाता है जैसे एसिड रेन या ओजोन O_3 जो जमीन पर होती है. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स डायरेक्ट सोर्सेज से निकलते हैं. सेकेंडरी हवा में रिएक्शन से बनते हैं. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स डायरेक्ट सोर्सेज से निकलते हैं. सेकेंडरी हवा में रिएक्शन से बनते हैं. वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2. पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 and PM10. मतलब हवा में तैरने वाली धूल की कैन साइज का खेल PM2.5 हमारे बाल से कई गुना पतला होता है. ये इतना छोटा है कि मास को पार करके सीधा हमारे खून ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है. PM2.5 लंग्स और ब्लड के लिए PM10 से ज्यादा खतरनाक होता है. PM2.5 लंग्स और ब्लड के लिए PM10 से ज्यादा खतरनाक होता है. PHD level static fact UPSC special. भाई ट्यून नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI सुना होगा. इसमें 8 पोल्यूटेंट्स जान जाते हैं. PM10 PM2.5 No_2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड So_2 सल्फर डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड O_3 ओजोन NH_3 अमोनिया PB लीड. UPSC ट्रैप क्या AQI में CO_2 कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं. Co_2 पोल्यूशन से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की गैस है इसलिए AQI में यूज नहीं गिनते. अकी में एक क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स होता है पार CO_2 इसमें शामिल नहीं है. अकी में एक क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स होता है पार CO_2 इसमें शामिल नहीं है. भाई कैसा लगा? आज हमने पोल्यूशन की नींव फाउंडेशन रख दी है. अगले 15 सवालों में मैं एक कानून और एक कन्वेंशन को तेरे दिमाग में छाप दूंगा. एक फ्लैट टू अगला करंट अफेयर्स दीजिए. मैंने एक लाइन को एटॉमिक लेवल पर टीच करने के लिए रेडी हूं. भाई बिल्कुल सही पता है. अभी तक हमने 23 क्वेश्चंस कवर किए हैं. तेरा ये सवाल एकदम वैलिड है कि इतने कम सवालों में 100% कैसे होगा. इसका टीचर लॉजिक समझ. एक लाख तक के जो 23 क्वेश्चंस क्यों दिए हैं उनके साथ हमने एनवायरमेंट की स्टैटिक थ्योरी को मिक्स किया है. हमने फाउंडेशन बेसिक्स मजबूत कर लिया है. एक लाख जो बचे हुए 15 to 18 सवाल होंगे वो बड़े और हेवी टॉपिक्स पार होंगे. चलो मैं तुझे एटॉमिक ब्रेकडाउन करके बताता हूं कि बाकी 60% कैसे खत्म होगा. पार्ट 1 एनवायरमेंट का 100% रोड मैप. नेक्स्ट 15 to 18 क्वेश्चंस. 1 पोल्यूशन द बिग यूनिट 4 to 5 क्वेश्चंस. इसमें हम एयर वाटर सॉइल और ई वेस्ट को डीपली कवर करेंगे. इसमें AQI SAFA स्मॉग और वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स BOD कॉट जैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे. पोल्यूशन यूनिट से UPSC हर साल 2 to 3 सवाल पूछता है. 2 इंटरनेशनल कन्वेंशंस द मेमोरी यूनिट 4 क्वेश्चंस. इसमें सारी प्रोटोकॉल्स और समझ आएंगी. क्लाइमेट चेंज रिव्यू समिट UNFCCC क्योटो पैरिस एग्रीमेंट COP28 तक का डेटा. पोल्यूशन बासल वेस्ट रोटरडैम केमिकल्स स्टॉकहोम पॉक्स मिनामाटा मर्क्यूरी ओजोन वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. 3 इंडियन लॉज द लीगल यूनिट 3 क्वेश्चंस. इसमें इंडिया के सारे डंडा लॉज होंगे. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 इसके शेड्यूल्स 2022 में बादल दिए हैं वो एटॉमिक लेवल पर देखना है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 4 प्रोटेक्टेड एरियाज एंड बायोडायवर्सिटी द मैपिंग यूनिट 5 क्वेश्चंस. इसमें हम नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज और टाइगर रिजर्व्स को मैप के साथ देखेंगे. साथ ही IUCN रेड लिस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स को याद करेंगे. पार्ट 2 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट एयर पोल्यूशन द एसिड रेन साइंस. भाई ट्यून पोल्यूशन का जिक्र किया तो चलो एसिड रेन को PHD लेवल पर खत्म करते हैं. वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1. एसिड रेन अम्लीय वर्षा. एसिड जो चीज खट्टी हो या जलाने वाली हो pH 5.6 से कम. मतलब जब हवा में SO_2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO_X नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बारिश के पानी से मिलते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO_4 और नाइट्रिक एसिड HNO_3 बने हैं. एसिड रेन का मेन कारण सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं. एसिड रेन का मेन कारण सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं. वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2. स्टोन कैंसर पत्थर का कैंसर. टीचर समझाओ. भाई ताजमहल बिरला ये लोग क्यों कर रहा है? क्योंकि एसिड रेन मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है और यूज धीरे-धीरे करी जाती है. आइस हाई स्टोन कैंसर कहते हैं. एसिड रेन बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को स्टोन कैंसर के जरिए नस्ल पहन चुकी है. एसिड रेन बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को स्टोन कैंसर के जरिए नस्ल पहन चुकी है. PHD लेवल स्टैटिक फैक्ट UPSC ट्रैप. भाई UPSC तुझसे पूछ सकता है क्या हर बारिश एसिड रेन होती है? आंसर नहीं. नॉर्मल बारिश का pH लगभग 5.6 होता है वो भी थोड़ी एसिडिक होती है CO_2 की वजह से. पांच जब pH 5.6 से नीचे गिर जाए तभी यूज एसिड रेन कहते हैं. नॉर्मल रेन वाटर का pH 5.6 होता है. एसिड रेन का pH उससे कम होता है. नॉर्मल रेन वाटर का pH 5.6 होता है. एसिड रेन का pH उससे कम होता है. भाई कैसा लगा? आज हमने एसिड रेन और 100% रोड मैप को क्लियर कर दिया है. तू बस अगले 15 to 18 सवाल मेरे साथ एटॉमिक लेवल पर सॉल्व कर एनवायरमेंट तेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा. एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक क्वेश्चन दीजिए. मैं टीच करने के लिए तैयार हूं. भाई सबसे पहले तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया. ट्यून जो साथ निभाने का वादा किया है ना बस यही एक टीचर की असली कमाई होती है.
टू फिकर मैटर जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता मैं तेरे साथ एक चट्टान की तरह खड़ा हूं। आज के टॉपिक पॉलिटी और कल्चर का महासंगम है। मैं एक आर्टिकल एक अमेंडमेंट और एक डेट को तेरे दिमाग में ऐसे फिट करूंगा कि तू कभी नहीं भूलेगा। टॉपिक 1 द डेप्यूटी स्पीकर द अनसंग हीरो ऑफ पार्लियामेंट। भाई सोचो स्पीकर कैप्टन है तो डेप्यूटी स्पीकर वाइस कैप्टन। अगर कैप्टन फील्डिंग पार नहीं है तो वाइस कैप्टन को हाई मैच बनना है। 2019 से ये पोस्ट खाली है जो कि एक चिंता की बात है। 1 कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कानूनी जरूरत। आर्टिकल 93 ये कहता है कि लोकसभा को अपना स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एज सून एज मे बी जितना जल्दी हो सके चुनना चाहिए। आर्टिकल 95 1 अगर स्पीकर की सीट खाली है डेथ या रेजिग्नेशन तो डेप्यूटी स्पीकर हाई सारा काम संभालेगा। आर्टिकल 178 एंड 179 जो आर्टिकल 93 लोकसभा के लिए है। आर्टिकल 178 वही काम स्टेट की विधानसभा के लिए कहता है। डेप्यूटी स्पीकर कोई सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है इसके पास स्पीकर की सारी पावर्स होती हैं। डेप्यूटी स्पीकर कोई सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है इसके पास स्पीकर की सारी पावर्स होती हैं। 2 हिस्ट्री एंड फैक्ट्स जो पेपर में आएंगे। ओरिजिन ये पोस्ट 1919 के एक्ट से आई थी तब वाइस डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहते थे। इलेक्शन आज लोकसभा के मेंबर सिंपल मेजॉरिटी से चुने हैं। स्पीकर इलेक्शन की डेट फिक्स करता है। कन्वेंशन पहले 4 डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस से पार्ट आगे रिवाज कन्वेंशन है कि ये पोस्ट ऑपोजिशन को दी जाती है ताकि बैलेंस बना रहा है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन अगर दोनों स्पीकर और डेप्यूटी गायब है तो 10 लोगों का एक पैनल होता है रूल 9 के अंदर जो हाउस चला सकता है। टॉपिक 2 प्राइवेट मेंबर्स बिल पीएमबी आजाद आवाज। भाई हर मिनिस्टर एक एमपी होता है पर हर एमपी मिनिस्टर नहीं होता। जो एमपी मिनिस्टर नहीं है यूज प्राइवेट मेंबर कहते हैं। डेफिनेशन अगर कोई मिनिस्टर बिल लाए तो वो गवर्नमेंट बिल अगर कोई नॉर्मल एमपी चाहे रूलिंग पार्टी का हो या ऑपोजिशन का बिल लाए तो वो प्राइवेट मेंबर्स बिल। फ्राइडे स्पेशल इन दिस पार्ट से फ्राइडे को डिस्कशन होता है। स्टेटस आज तक से 14 पीएमबी पास हुए हैं। आखिरी बार 1970 में पास हुआ था टैब से कोई पीएमबी कानून नहीं बना। यूके का 10 मिनट रूल ब्रिटेन में कोई भी एमपी 10 मिनट तक अपना बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है। इंडिया को भी ये अपना लेना चाहिए। पीएमबी से है कि एमपी अपनी पार्टी लाइन से हटकर क्या सोच है। पीएमबी से है कि एमपी अपनी पार्टी लाइन से हटकर क्या सोच है। टॉपिक 3 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाई 8 शेड्यूल वो वीआईपी लिस्ट है जिसमें इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 1 अमेंडमेंट्स द एटॉमिक नंबर्स शुरू में 14 लैंग्वेजेस इन एप 22 है। ये अमेंडमेंट्स कोड कर दी जा। 21st अमेंडमेंट 1967 सिंधी जोड़ी गई। 71st अमेंडमेंट 1992 कोंकणी मणिपुरी नेपाली ट्रिक केएमएन। 92nd अमेंडमेंट 2003 बोडो डोगरी मैथिली संथाली ट्रिक बीडीएमएस। नोट इंग्लिश लिस्ट में नहीं है। कोपोरो त्रिपुरा और भोजपुरी यूपी बिहार को भी इसमें दल की डिमांड चल रही है। 2 बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन अगर कोई लैंग्वेज 8 शेड्यूल में आ गई तो यूपीएससी में उसका पेपर दे सकते हैं पार्लियामेंट में उस बोल सकते हैं और ट्रांसलेशन की सुविधा मिलती है। टॉपिक 4 क्लासिकल लैंग्वेजेस द एंशिएंट विथ्स। भाई ये वो लैंग्वेजेस हैं जो बहुत पुरानी और खास हैं। टोटल काउंट 811 हो गई हैं। पहले 16 2025 में 5 और जुड़ी। द न्यू 5 2025 मराठी पाली प्राकृत असमीज और बंगाली। The old 6 तमिल सबसे पहली 2004 संस्कृत 2005 कन्नड़ तेलुगु मलयालम और ओडिया। क्राइटेरिया शार्ट 1 इतिहास 1500 2000 साल पुराना हो। 2 उसका अपना पुराना लिटरेचर साहित्य हो। क्लासिकल स्टेटस मिलने से इन लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने के लिए एक्स्ट्रा फंड मिलता है। टॉपिक 5 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भाषा को बढ़ावा। भाई ये 3 टर्म्स दिमाग में बैठा लो। भाषा संगम स्कूल की बैक को 22 लैंग्वेजेस के बेसिक सेंटेंस सीखना। हिंदी शब्द सिंधु एक डिजिटल डिक्शनरी ताकि हिंदी वर्सेटाइल बने। भारतीय भाषा अनुभाग 2025 इंग्लिश की डोमिनेंस कम करने के लिए बनाया गया विभाग सेक्शन। टीचर्स फ्रीडम चेकलिस्ट फाइनल रिवीजन। भाई ये फैक्ट एकदम याद रखना। आर्टिकल 89 राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन के लिए है जो सिर्फ राज्यसभा चुनते हैं। आर्टिकल 344 1 एंड 351 हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस के प्रमोशन से जुड़े हैं। सीताकांत मोहपात्रा कमेटी इसने एक शेड्यूल में लैंग्वेज दल की क्राइटेरिया दिए थे। एम अनंत हसाइनम आयंगर ये पहले डेप्यूटी स्पीकर जो स्पीकर जीवी। मावलंकर की मौत के बाद स्पीकर बने। भाई कैसा लगा। मैंने एक भी आर्टिकल 93 95 178 179 89 एक भी अमेंडमेंट 21 71 92 और एक भी डेट नहीं छोड़ी। एक लाख टू अगला इकोनॉमिक क्वेश्चन दीजिए मेन एनवायरमेंट। भाई तू टेंशन मत लो तेरा निवेदन सर आंखों पार। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं और आज हम बजटिंग के एटॉमिक लॉजिक को समझेंगे। यूपीएससी के लिए ये परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा टूल है। चलो सीक्वेंस में शुरू करते हैं। पार्ट 1 बजटिंग मॉडल्स आउटकम बेस्ड लाइन आइटम। भाई सोचो तेरे घर वालों ने तुझे यूपीएससी की तैयारी के लिए 10,000 रुपए दिए। 1 लाइन आइटम बजटिंग पुराना तरीका। इसमें तू सिर्फ लिस्ट बनाता है 2000 रुपए सिर्फ 5000 रुपए रेंट 3000 रुपए खाना। घर वाले सिर्फ ये देखेंगे कि पैसा खर्च हुआ या नहीं। आई कहते हैं इनपुट बेस्ड। लाइन आइटम बजटिंग सिर्फ खर्चे एक्सपेंडिचर की लिस्ट पर फोकस करता है। लाइन आइटम बजटिंग सिर्फ खर्चे एक्सपेंडिचर की लिस्ट पर फोकस करता है। 2 आउटकम बजटिंग नया और मॉडर्न तरीका। इसमें तू कहता है 2000 रुपए की किताबों से मेन 2 सब्जेक्ट्स खत्म करूंगा और 3000 रुपए के खाने से मेरी सेहत सुधरेगी। घर वाले देखेंगे कि सब्जेक्ट्स खत्म हुए या नहीं। आई कहते हैं रिजल्ट बेस्ड। आउटकम बजटिंग खर्चे को मेजरेबल रिजल्ट्स ना जा सके ऐसे नतीजे से जोड़ता है। आउटकम बजटिंग खर्चे को मेजरेबल रिजल्ट्स ना जा सके ऐसे नतीजे से जोड़ता है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक क्वेश्चन। भाई आप इस कंसेप्चुअल सवाल का जवाब सोच। क्यों? If the government allocates 1000 crore rupees for a digital literacy scheme, which of the following would be an outcome according to outcome budgeting? I. Number of laptops purchased by the government. 2. Number of people who actually learn how to use the internet after the training. 3. Total salary paid to the computer teachers. Options: A. I only. B. 2 only. C. I and 3 only. D. 2 and 3 only. Part 3 Answer and PhD level insight. Correct answer B. 2 only. PhD level extra dimension UPSC special. भाई इंडिया में आउटकम बजटिंग 2005-06 में शुरू हुई थी। इसमें 2 टर्म्स होते हैं जो तुझे याद रखने हैं। आउटपुट इमीडिएट रिजल्ट जैसे कितने स्कूल बने। आउटकम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जैसे लिटरेसी रेट कितना बढ़ा। आउटकम बजटिंग हमेशा आउटकम पर फोकस करती है ताकि अकाउंटेबिलिटी जॉब डेली बन रहा है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर साल आउटकम बजट पेश करती है। आउटपुट क्रिया है आउटकम सिद्धि है। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट फूड चेन एंड फूड वेब 0 to PhD। भाई ट्यूब पिरामिड्स और बायोमास सीख लिया। एक साथ हम देखेंगे कि एनर्जी बेल्ट कैसे है। 2 5th क्लास का बैचलर और मेन PhD टीचर चलो इसका एटॉमिक ब्रेकडाउन करते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 फूड चेन खाद्य श्रृंखला चेन एक शिकारी मतलब घास राइटर टिड्डी ग्रासहॉपर राइटर मेढक फ्रॉग राइटर सांप राइटर बाज। रियलिटी प्रकृति नेचर में चेन इतनी शिथिल नहीं होती। ये सिर्फ किताबों में होती है। फूड चेन एनर्जी के फ्लो का एक लिनियर रास्ता दिखाती है। फूड चेन एनर्जी के फ्लो का एक लिनियर रास्ता दिखाती है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 फूड वेब खाद्य जाल वेब जाल इंटरकनेक्टेड मतलब एक मेढक को सांप भी खा सकता है और एक मोर पीकॉक भी। एक घास को हिरन भी खा सकता है और गाय भी। जब बहुत सारी चेन्स आपस में मिल जाती हैं तो वो फूड वेब बनती है। फूड वेब इकोसिस्टम में एनर्जी के मल्टीपल और रियल रास्ते दिखता है। फूड वेब इकोसिस्टम में एनर्जी के मल्टीपल और रियल रास्ते दिखता है। PhD लेवल स्टैटिक फैक्ट यूपीएससी ट्रैप। भाई ये 2 पॉइंट्स दिमाग में फिट कर लो। यहाँ एग्जामिनर बॉम्ब रखता है। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी हमेशा सोर्स से प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स की तरफ जाती है। ये कभी वापस रिवर्स नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी जिस इकोसिस्टम में फूड वेब जितना कॉम्प्लेक्स जटिल होगा वो इकोसिस्टम उतना हाई स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक जानवर खत्म भी हो जाए तो दूसरे के पास खाने के ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होंगे। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज स्टेबिलिटी इन फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज स्टेबिलिटी इन फूड वेब। भाई कैसा लगा? आउटकम बजटिंग रिजल्ट मैंडी है एफिशिएंसी और फूड वेब ऑप्शंस देता है स्टेबिलिटी। दोनों कॉन्सेप्ट्स आप तेरे दिमाग में बिठा के लेकर होने चाहिए। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स दीजिए मैंने एक लाइन को एटॉमिक लेवल पार्टी करने के लिए रेडी हूं। पंजाब भाई रुकना मना है। भाई पहले तेरी बात का जवाब ट्यून बिल्कुल सही कहा। रिश्ते सिर्फ सिलेक्शन तक नहीं उसके बाद भी रहेगा। सिलेक्शन तो बस एक करो माइलस्टोन है उसके बाद की लाइफ की प्रॉब्लम्स और डिसीजंस में भी मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। एक साथ आते हैं तेरी टर्मिनोलॉजी वाली बात पर।
मैं समझ गया। आपसे मैं फॉर्मल टर्मिनोलॉजी और स्टैंडर्ड लीगल लैंग्वेज का यूज ज्यादा करूंगा ताकि एग्जाम में जब वो वर्ड्स तेरे सामने आएं तो तू उन्हें तुरंत पहचान सके। चलो इन दोनों टॉपिक्स का टॉपिक ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। टॉपिक 1 प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस लिंग्विस्टिक सॉवरेनिटी। सरकार का फोकस अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भाषा विविधता और सॉवरेनिटी स्वायत्तता पर है। 1 भारतीय भाषा अनुभाग बीबीए इंडियन लैंग्वेजेस सेक्शन। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट इसका जी गठन एस्टैब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरेन लैंग्वेजेस इंग्लिश के डोमिनेंस से आजाद करने के लिए किया गया है। मैकेनिज्म बीबीए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा जो ट्रांसलेशन अनुवाद को आसान बनाएगा। इसके लिए 56 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। रीजन वाइज कम्युनिकेशन ऑफिशियल लैंग्वेजेस रूल्स के मुताबिक स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। रीजन ए एंड बी जहां हिंदी में काम हो सकता है। रीजन सी साउथ इंडियन स्टेट्स इनके साथ अब तक सिर्फ इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डेंस बेस पर होता था और अब बीबीए की मदद से ये स्टेट्स अपनी भाषा में जवाब दे सकेंगे। बीबीए का प्राइमरी एम स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेजेस को सेंट्रल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन देना है। 2 एजुकेशनल रिफॉर्म्स टेक्निकल एंड मेडिकल इंफरेंस एक लाख तक टेक्निकल एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में थी और अब 12 इंडियन लैंग्वेजेस में इसका विस्तार किया गया है। एमपी पहला स्टेट है जिसने हिंदी में मेडिकल एजुकेशन शुरू की है। 3 डिजिटल इनिशिएटिव्स हिंदी शब्द सिंधु ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्लेक्सिबल ऑनलाइन डिक्शनरी है ताकि ऑफिशियल वर्क में हिंदी आसान बन सके। भाषा संगम ये हर स्कूल में 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस के 100 कॉमन सेंटेंसेस सिखाने का प्रोग्राम है। टॉपिक 2 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एंड जुडिशियल टाइमलाइन आर्टिकल 143 ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए वीवीआईपी है। एससी ने गवर्नर के लिए 3 मंथ की टाइमलाइन दी थी जिस पर अब डिबेट चल रही है। 1 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन प्रेसिडेंट किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ओपिनियन सलाह मान सकता है। बेंच स्ट्रेंथ आर्टिकल 145 ऐसे रेफरेंस को सन के लिए कम से कम 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का होना अनिवार्य मैंडेटरी है। नेचर ऑफ ओपिनियन ये ओपिनियन प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग बाध्यकारी नहीं होती और इसकी प्रेसिडेंशियल वैल्यू दूसरे केसेस में मिसाल नहीं होती पर इसकी स्पेस ऑफ अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आर्टिकल 143 का यूज तब होता है जब किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर कानूनी क्लैरिटी चाहिए हो। 2 द 3 मंथ टाइमलाइन कंट्रोवर्सी आर्टिकल 201 बैकग्राउंड आर्टिकल 201 में प्रेसिडेंट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी है कि वो स्टेट बिल्स पर कब तक एक्शन ले। एस स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु केस में 3 मंथ टाइमलाइन दी। इसका आधार बेस सरकार की अपनी 2016 एमएचए गाइडलाइंस और सरकारी आइन पूंजी कमीशन की रिकमेंडेशंस थे। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ऑर्डिनेंसेस के लिए 3 वीक और मिनिस्ट्रीज के ऑब्जेक्शंस के लिए 1 मंथ का रिस्पांस टाइम पहले से एमएचए गाइडलाइंस में प्रिस्क्राइब है। 3 लैंडमार्क रेफरेंसेस जो प्रीलिम्स में मैच फॉलोइंग में आते हैं। भाई क्यों आज स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट पैनल पेज खुला है। पहले के जमाने में शेयर्स का लेनदेन एक फिजिकल सर्विस जैसा था। चलो इस सवाल का ऑटोमेट पोस्टमार्टम करते हैं और एनवायरनमेंट की आगे यूनिट को फॉर्मल टर्मिनोलॉजी के साथ फिनिश करते हैं। पार्ट 1 द era of physical share certificates। भाई 1996 से पहले जब एनएसडीएल नहीं बना था शेयर्स का मतलब सिर्फ कागज पेपर होता था। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स फिजिकल जिसे छुआ जा सके हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट कानूनी सबूत लीगल प्रूफ मतलब जब तुम किसी कंपनी की शेयर खरीदेगा तो कंपनी तुम्हें एक पेपर देती थी जिसे शेयर सर्टिफिकेट कहते थे। अगर वो पेपर खो गया तो तुम्हारी ओनरशिप खत्म। फिजिकल सर्टिफिकेट शेयर्स की ओनरशिप का प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते। फिजिकल सर्टिफिकेट शेयर्स की ओनरशिप का प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 डीमैटेरियलाइजेशन डीमैट द हटाना प्लस मटेरियल फिजिकल फॉर्म मतलब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में बदलने की प्रक्रिया प्रोसेस। आज एनएसडीएल और सीडीएसएल ने आसान बनाया। डीमैटेरियलाइजेशन ने फिजिकल सर्टिफिकेट से जुड़े रिस्क जैसे फॉर्जरी और थेफ्ट को खत्म कर दिया। डीमैटेरियलाइजेशन ने फिजिकल सर्टिफिकेट से जुड़े रिस्क जैसे फॉर्जरी और थेफ्ट को खत्म कर दिया। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी क्वेश्चन। भाई अब इस कंसेप्चुअल सवाल का जवाब फॉर्मल टर्मिनोलॉजी के साथ सोच। क्यों व्हाई वाज द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर्स कंसीडर्ड अ क्लमजी एंड रिस्की प्रोसेस। आई बिकॉज़ इट रिक्वायर्ड फिजिकल एंडोर्समेंट and courier of paper certificates. 2 because of the risk of bad delivery signatures not matching of fake papers. 3 because of the settlement period being very long often weeks. Options A I and 2 only. B 2 and 3 only. C I only. D all of the above. Part 3 answer and PhD level insight. Correct answer D all of the above. PhD level extra dimension UPSC special. भाई पहले सेटलमेंट की +1 5 या उससे भी ज्यादा होता था यानी शेयर बेचा तो 15 दिन बाद पैसे आएंगे। आज हम T+1 और आप T+O की तरफ बढ़ रहे हैं पार है। ये सिर्फ डिपॉजिटरीज और डीमैटेरियलाइजेशन की वजह से मुमकिन हुआ है। डिपॉजिटरीज एनएसडीएल सीडीएसएल ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट और सेटलमेंट टाइम को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया है। डिपॉजिटरीज एनएसडीएल सीडीएसएल ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट और सेटलमेंट टाइम को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया है। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट एयर पोल्यूशन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स स्मॉग। भाई क्यों कहा था पोल्यूशन को डीपली समझाओ तो आज हम फोटोकेमिकल स्मॉग को एटॉमिक लेवल पर खत्म करेंगे। आज फॉर्मल टर्मिनोलॉजी में ध्यान से समझना। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 फोटोकेमिकल स्मॉग लॉस एंजल्स स्मॉग फोटो लाइट सूरज की धूप केमिकल रिएक्शन स्मॉग स्मोक प्लस स्मॉग मतलब जब गाड़ियों से निकलने वाला NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैरी धूप में रिएक्ट करते हैं तो वो एक जहरीला धुआं बनते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो धूप की प्रेजेंस में बैंड है। फोटोकेमिकल स्मॉग एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो धूप की प्रेजेंस में बैंड है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 ग्राउंड लेवल ओजोन O_3 टीचर पर्सपेक्टिव ओजोन जब ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर होती है तो हीरो है यूवी रेस रोकती है। पार्ट जब वही ओजोन जमीन पर स्मॉग के साथ बनती है तो वो विलन है। ये हमारे लंग्स और पौधों को जलती है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ग्राउंड लेवल ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग का एक मेन कंपोनेंट है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ग्राउंड लेवल ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग का एक मेन कंपोनेंट है। PhD लेवल स्टैटिक फैक्ट UPSC ट्रैप। भाई दो तरह की स्मॉग होते हैं एग्जाम में यहां पर कब फंसाएगा। लंदन स्मॉग क्लासिकल स्मॉग ये ठंड में बैंड है और इसमें सल्फर SO2 ज्यादा होता है। आइस रिड्यूसिंग स्मॉग कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग ये गर्मी धूप में बैंड है और इसमें नाइट्रोजन NO2 ज्यादा होता है। आइस ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहते हैं। लंदन स्मॉग ठंड को फॉग से जुड़ा है फोटोकेमिकल स्मॉग धूप सनलाइट से। लंदन स्मॉग ठंड को फॉग से जुड़ा है फोटोकेमिकल स्मॉग धूप सनलाइट से। इमेज कंपेयरिंग क्लासिकल स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। भाई कैसा लगा फिजिकल शेयर्स का जमाना कागजी था और स्मॉग धूप और नाइट्रोजन का जहरीला खेल है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग T+0 बैड डिलीवरी का पूरा ध्यान रखा है। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स भेजे मैंने एक लाइन को फॉर्मल और एटॉमिक लेवल पर टीच करने के लिए रेडी हूं। पंजाब भाई छप भाई आज के टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी और लीगल जूरिस्प्रूडेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिकल है। मैं तेरा PhD टीचर हूं और हम इन चारों टॉपिक्स का एटॉमिक ब्रेकडाउन करेंगे जिसमें फॉर्मल टर्मिनोलॉजी और स्टैटिक कांसेप्ट्स पहले किए होंगे। चलो सीक्वेंस में शुरू करते हैं। टॉपिक 1 सेक्युलरिज्म एंड प्रीएम्बल। भाई पहले सेक्युलरिज्म का फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट समझ। 1 स्टैटिक टर्मिनोलॉजी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 1973 के केस वाला भारतीय केस में एससी ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है पर उसके मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। सेक्युलरिज्म इसी का हिस्सा है। 42nd अमेंडमेंट 1976 इसमें प्रीएम्बल में 3 शब्द जो सेक्युलर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी आर्टिकल्स फॉर रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल्स 14 15 25 to 28 29 to 30 और 325 मिलकर इंडिया का सेक्युलर फैब्रिक बने हैं। 2 टीचर एनालिसिस एक्सप्लिसिट vs implicit एससी ने कहा कि सेक्युलरिज्म इंडिया में पहले दिन से था implicit 1976 में सिर्फ 22 लिख दिया गया एक्सप्लिसिट। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म ग्लोबल मॉडल्स जैसे फ्रांस में स्टेट रिलीजन से दौड़ रहता है। इंडिया में स्टेट सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है और जरूरत पड़ने पर सुधार रिफॉर्म्स भी कर सकता है। इंडिया का सेक्युलरिज्म सर्वधर्म संभव पर आधारित है। टॉपिक 2 लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म। 1 स्टैटिक टर्मिनोलॉजी आर्टिकल 343 हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है पर इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। एक शेड्यूल इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं जो लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी विविधता को प्रोटेक्ट करती हैं। आर्टिकल 29 ये माइनॉरिटीज को अपनी भाषा स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार देता है। 2 टीचर एनालिसिस लिंग्विस्टिक कम्युनिज्म जैसे धर्मों के बीच टांगे होते हैं बेधाई भाषा के नाम पर हिंसा लिंग्विस्टिक कम्युनिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशन आइस रोकने के लिए सभी भाषाओं को बराबर संरक्षण प्रोटेक्शन देता है। टॉपिक 3 हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट्स। भाई 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कई सपने देखे गए थे। इन्हें ध्यान से समझ। 1 फॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ ड्राफ्ट्स 1895 बिल तिलक इसने सबसे पहले सिविल लिबर्टीज नागरिक आजादी की बात की थी। एमएन रॉय 1944 इन रेडिकल ह्यूमनिज्म और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस जनभागीदारी का मॉडल दिया था। गंधियन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 इसमें ग्राम स्वराज विलेज रिपब्लिक्स पर फोकस था।
एक अजीब बात, इसमें राइट टू बेयर आर्म्स तैयार रखने का हक की बात थी ताकि लोग अपनी रक्षा खुद कर सकें। सोशलिस्ट ड्राफ्ट 1948 जेपी नारायण, ये मार्क्सिस्ट सोच से प्रभावित था जहां जमीन और इंडस्ट्री पावर वर्कर्स का कंट्रोल हो। ये ड्राफ्ट से है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक लंबे एवोल्यूशन का नतीजा है। टॉपिक 4 आर्टिकल 143 एंड प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। भाई ये सबसे टेक्निकल टॉपिक है, आज फॉर्मल लीगल लैंग्वेज में समझ। 1 स्टैटिक टर्मिनोलॉजी। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, प्रेसिडेंट कानून के किसी उलझे हुए सवाल का एससी से सलाह मान सकता है। आर्टिकल 141 एससी का फैसला सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग बंधकारी होता है। आर्टिकल 200 201 गवर्नर के पास बिल्स को असेंट देने या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने की शक्ति होती है। 2 टीचर एनालिसिस एटॉमिक लॉजिक रिव्यू वीएस रेफरेंस एग्जीक्यूटिव सरकार आर्टिकल 143 का यूज पुराने फाइल को बदलने के लिए नहीं कर सकती। अगर एससी ने एक बार फैसला दिया, जैसे तमिलनाडु केस में 3 मंथ टाइमलाइन, तो यूज बदलने के लिए सिर्फ रिव्यू पिटीशन हाई रास्ता है। बाइंडिंग नेचर आर्टिकल 143 के अंदर दी गई सलाह प्रेसिडेंट पावर बाइंडिंग नहीं होती, पावर यूज इग्नोर करना मुश्किल होता है। डिस्क्रेशन टू डिक्लाइन एससी सलाह देने से माना भी कर सकता है, जैसे 1993 में अयोध्या केस में किया था। 3 गवर्नर डिस्क्रेशन द कॉल इशू अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर की बिल्स रोकने की शक्ति वीटो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो कैबिनेट की सलाह लेने के लिए बयान नहीं है। टीचर्स फॉर्मल चेकलिस्ट पेपर में यही आएगा। भाई ये 4 पॉइंट्स दिमाग में लॉक कर लो। प्रीएम्बल अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट से सिर्फ एक बार प्रीएम्बल बदला गया है। आर्टिकल 145 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को हमेशा 5 जजेस की बेंच संत है। इम्प्लिसिट वीएस एक्सप्लिसिट सेक्युलरिज्म पहले से बेसिक स्ट्रक्चर था, 1976 में सिर्फ यूज शब्द दिए। आर्ट 141 वीएस 143 आर्ट 141 जजमेंट बाइंडिंग है, आर्ट 143 ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है। भाई कैसा लगा? मैंने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को फॉर्मल रखा है और स्टैटिक को करंट से लिंक कर दिया है। एक लाख टू अगला इकोनॉमिक क्वेश्चन कीजिए, मेन एनवायरनमेंट की आगे यूनिट एयर पोल्यूशन एक्वा एंड स्टैंडर्ड्स लेकर तैयार हूं। पंजाब भाई रुकना नहीं है। भाई फिक्र मत कर, अगर तेरा बेसिक कमजोर है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं न्यूज़ लोहा स्ट्रांग बनूं। मैं तुझे एक एक वर्ड तोड़कर ब्रेक डाउन करके समझूंगा, जैसे स्कूल में टीचर बैटन को सिखाते हैं। पहले टेरर इकोनॉमी के एफआरडीएम वाले सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं, फिर एनवायरनमेंट की आधी एटॉमिक यूनिट को वर्ड ब्रेकडाउन के साथ खत्म करेंगे। पार्ट 1 एफआरडीएम एक्ट और मोनेटाइजेशन द मनी गेम। भाई सोचो सरकार एक घर है और आरबीआई उसकी नोट छपने वाली मशीन। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। मोनेटाइज पैसा बनाना, प्रिंटिंग नोट्स। डेफिसिट बेटा जब खर्चा कमाई से ज्यादा हो, मतलब जब सरकार के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो आरबीआई से कहती है नए नोट छापो और मुझे दे दो। आई कहते हैं मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का मतलब है घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छपना। मोनेटाइजेशन का मतलब है घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छपना। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई का दबाव। इन्फ्लेशन महंगाई प्रेशर दबाव लॉजिक सोचो मार्केट में इतना नाम है और लोगों के पास 100 रुपीस है। अगर आरबीआई ने नए नोट छापकर लोगों को 200 रुपीस दे दिए पर अभी भी रिटर्न ही है तो महंगा हो जाएगा। पैसा ज्यादा सामान कम इक्वल्स महंगाई। मनी सप्लाई बढ़ने से चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। मनी सप्लाई बढ़ने से चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 एफआरडीएम एक्ट डिसिप्लिनरियन फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी खर्च करने की जिम्मेदारी बजट मैनेजमेंट पैसे का सही हिसाब किताब। मतलब ये एक कानून है जो सरकार को लगता है कि वो फालतू खर्चा ना करे और आरबीआई से नए नोट ना छापे। एफआरडीएम एक्ट सरकार को अनुशासन डिसिप्लिन में रहने पर मजबूर करता है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक क्वेश्चन। भाई आप इस कंसेप्चुअल सवाल का जवाब ब्रेकडाउन लॉजिक से सोच। क्यों? According to the FRDM Act, if the government cannot print money, monetize automatically, how does it fulfill its deficit? घाटे की भरपाई. I. By borrowing from the public market, market borrowing. 2. By increasing taxes. 3. By asking the World Bank for a gift. Options: A. I and 2 only. B. 2 and 3 only. C. I only. D. All of the above. Part 3. Answer and PhD level insight. Correct answer: A. I and 2 only. PhD level extra dimension UPSC special. भाई FRDM Act में एक escape clause होता है। इसका मतलब है कि अगर देश में कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, जैसे कोविड या कोई बड़ा युद्ध, वो तो सरकार इस कानून को थोड़ा तोड़ सकती है और आरबीआई से मदद ले सकती है। नॉर्मल समय में मोनेटाइजेशन माना है, पार्ट इमरजेंसी में escape clause यूज हो सकता है। नॉर्मल समय में मोनेटाइजेशन माना है, पार्ट इमरजेंसी में escape clause यूज हो सकता है। पार्ट 4 एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग AQI साफा। भाई क्यों कहा पोल्यूशन समझाओ, तो आज हम सीखेंगे कि सरकार हवा की गंदगी को नापती मेजर कैसे है। एक एक वर्ड तोड़कर समझो। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 अकी एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडेक्स एक स्केल जैसे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड 0 से 100 तक। एयर क्वालिटी हवा कितनी साफ है, मतलब ये एक नंबर है जो बताता है कि हवा अति गुड है या जहरीली सीवियर। इसमें एक पोल्यूटेंट्स लाइन जाते हैं जो मैंने पहले बताया था, PM2.5 PM10 SO2 NO2 कोलोराडो O3 NH3 PB। अकी एक शहर एक नंबर के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अकी एक शहर एक नंबर के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 5 साफा सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। फोरकास्टिंग पहले से बताना, जैसे वेदर फोरकास्ट। रिसर्च जांच पैटर्न, मतलब ये AQI से एक कदम आगे है। ये सिर्फ आज की हवा नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि अगले 1 to 2 दिन में हवा कैसी होगी। IIM पुणे ने बनाया है। साफा सिस्टम हवा के साथ-साथ मौसम वेदर की जानकारी भी देता है। साफा सिस्टम हवा के साथ-साथ मौसम वेदर की जानकारी भी देता है। PhD लेवल स्टैटिक फैक्ट UPSC ट्रैप। भाई ध्यान से सुनना, यहाँ सब बच्चे फेल होते हैं। अकी को CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चलाता है। साफा को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज चलाती है। अकी में एक पोल्यूटेंट्स है और साफा में मर्क्यूरी HG और बेंजीन जैसे एक्स्ट्रा जहर भी जाते हैं। साफा जाएगा डिटेल में और एडवांस जानकारी देता है। साफा जाएगा डिटेल में और एडवांस जानकारी देता है। भाई कैसा लगा? मोनेटाइजेशन नोट छपना है, FRDM यूज रोकने वाला कानून है और AQI SAFR हवा के रिपोर्ट कार्ड है। मैंने एक एक वर्ड तोड़ दिया है ताकि तेरे दिमाग में बैठ जाए। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स भेजे, मैंने एक लाइन को बैटन वाले ब्रेकडाउन के साथ टीच करने के लिए रेडी हूं। पंजाब भाई जोश कम नहीं होना चाहिए। भाई सबसे पहले तो तू गुस्सा मत हो। मैंने पिछले रिस्पांस में डेटा इसलिए कम रखा था ताकि तू टर्मिनोलॉजी पर फोकस कर सके, पर अब मैं तेरा PhD टीचर हूं और मैं एक भी न्यूमेरिकल फैक्ट, एक भी सेक्शन और एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ूंगा। तू बस ध्यान से वर्ड ब्रेकडाउन समझ, बेसिक टेरर अपने आप लोहा हो जाएंगे। चलो सीक्वेंस में शुरू करते हैं। टॉपिक 1 JNK असेंबली नॉमिनेशंस लीडरशिप पावर डिबेट। भाई JNK में अब नया सिस्टम आया है, पहले इसका ब्रेकडाउन समझ। सेक्शन 15 15A 15B ये JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019-2023 के वो सेक्शंस हैं जो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को 5 मेंबर्स नॉमिनेट करने की ताकत देते हैं। हु आर दीस 5 1 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स, इसमें 1 महिला होनी चाहिए। 2 1 पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड JNK से आई लॉग। 3 2 वुमेन अगर इलेक्शन में कम महिला इन जीटी हॉन। द कॉन्फ्लिक्ट लैप्टॉप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नर एड एडवाइस कैबिनेट की सलाह पर काम करता है। पर यहां MHA होम मिनिस्ट्री कह रही है कि ये एलजी की डिस्क्रिशनरी पावर अपनी मर्जी है। JNK में 90 इलेक्टेड सीट्स हैं और 5 नॉमिनेटेड, यानी टोटल 95 मेंबर्स होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स को चुनने में एलजी इलेक्टेड सरकार की सलाह लेने के लिए बंधा बाउंड नहीं है। टॉपिक 2 ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस AIPC। भाई ये स्पीकर्स का मतलब है, इसका ब्रेकडाउन समझ। 85th कॉन्फ्रेंस अगस्त 2025 ये न्यू दिल्ली में हुई। हिस्ट्री मिठाई पटेल ये साल इसलिए खास है क्योंकि 100 साल पहले 1925 में मिठाई पटेल पहले इंडियन स्पीकर बने थे। गोल पार्लियामेंट और असेंबलीज में जो डिस्ट्रक्शंस शोरगुल रुकावट होती हैं उन्हें रोकना और डिबेट को बढ़ावा देना। मिठाई पटेल पहले इंडियन प्रेसिडेंट स्पीकर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। टॉपिक 3 पार्लियामेंट लाइब्रेरी एंड LRRDIS। लार्जेस्ट ब्रेकडाउन लाइब्रेरी एंड रेफरेंस रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस। प्रॉब्लम MPs इनका यूज कम करते हैं और अपने पर्सनल एड्स या लैंड फेलोज पर डिपेंड रहते हैं, जिससे डिबेट शैलो हल्की हो जाती है। सॉल्यूशन स्वीडन और कोलंबिया की तरह एम्बेडेड रिसर्चर्स जो MPs के साथ बैठे होने चाहिए। टॉपिक 4 मल्टीमीडिया अटेंडेंस सिस्टम। न्यू सिस्टम मॉनसून सेशन से MPs को MMD मल्टीमीडिया डिवाइस से अटेंडेंस लगनी होगी। हाउ आई कार्ड बायोमेट्रिक्स अंगूठा या पिन से। वाई क्योंकि जब तक अटेंडेंस नहीं लगेगी तब तक बेल अलाउंस नहीं मिलेगा। एक्सेप्शंस बड़े लॉ मिनिस्टर्स और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लॉ को अटेंडेंस साइन करने की जरूरत नहीं होती। अटेंडेंस अब रजिस्टर के बजाय डिजिटल बायोमेट्रिक्स से होगी। टॉपिक 5 वाइस प्रेसिडेंट VP रेजिग्नेशन इलेक्शन। भाई ये सबसे बड़ा टॉपिक है। जगदीप धनखड़ जी ने आर्टिकल 67 आपके अंदर रिजाइन किया। आज एक एक वर्ड में तोड़ते हैं। 1 रेजिग्नेशन लेटर। फैक्ट VP अपना रेजिग्नेशन हमेशा प्रेसिडेंट को देता है।
हिस्ट्री, ये पहली बार है जब किसी VP ने हेल्थ रीजंस से बीच में रिजाइन किया हो। 2 क्वालिफिकेशंस, कौन बैन सकता है? एज, कम से कम 35 साल। अलेक्टा, वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लायक होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी सरकारी नौकरी या पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। 3 इलेक्शन प्रोसेस, द एटॉमिक लॉजिक, इलेक्टोरल कॉलेज आर्ट 66, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के सारे मेंबर्स इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड वोट देते हैं। यूपीएससी ट्रैप, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं देते, पार्टी इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट देते हैं। सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी, हर वोट की वैल्यू 1 होती है। विनिंग कोड 50% प्लस 1 वोट चाहिए। 4 नॉमिनेशन रूल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, प्रपोजल्स एंड सेकंडर्स, वीपी के लिए 20 प्रपोजल्स, नाम पेश करने वाले और 20 सेकंडर्स समर्थन करने वाले चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट 15000 रुपीस आरबीआई में जमा करने होते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर, लोकसभा या राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल बैंडर है, एक बार एलएस का, अगली बार आरएस का। टीचर्स, नो मिस, फैक्ट चेक लिस्ट। भाई, ये फैक्ट एकदम दिमाग में बैठा लो। आर्टिकल 67 वीपी का रेजिग्नेशन, आर्टिकल 324 वीपी का इलेक्शन कंडक्ट करने की पावर इलेक्शन कमीशन के पास है। पुडुचेरी वीएसएल, पुडुचेरी में 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, दिल्ली में 0। एंग्लो इंडियंस, इनका नॉमिनेशन 2020 में खत्म हो गया, 104th अमेंडमेंट। विप, वीपी इलेक्शन में विप काम नहीं काटा, एमपीज अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हैं। भाई, कैसा लगा? मैंने एक भी न्यूमेरिकल डेटा 90 + 5100 एनिवर्सरी 20 प्रपोजल्स 15000 रुपीस नहीं छोड़ा। हर सेक्शन 15A 15B और हर आर्टिकल डिटेल में समझाया है। एक लाख टू अगला इकोनॉमी क्वेश्चन दीजिए, मेन एनवायरनमेंट की आगे यूनिट। भाई, ट्यून, यूनियन बजट की असली कानूनी चाबी लीगल की पकड़ी है। यूपीएससी में बजट शब्द कहीं नहीं लिखा, हर जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफएस लिखा है। चलो, इसका टॉपिक पोस्टमार्टम करते हैं और एनवायरनमेंट की आगे यूनिट को बैकएंड वाले ब्रेकडाउन के साथ खत्म करते हैं। पार्ट 1, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफएस आर्टिकल 112। भाई, सोचो एएफएस सरकार का पूरा हिसाब है। इसका वर्ड ब्रेकडाउन समझ। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफएस। एनुअल, सालाना, द 1st ऑफ अप्रैल से 31st ऑफ मार्च। फाइनेंशियल, पैसे से जुड़ा। स्टेटमेंट, रिपोर्ट कार्ड या दस्तावेज। मतलब आर्टिकल 112 के मुताबिक प्रेसिडेंट हर साल पार्लियामेंट में सरकार की एस्टिमेटेड रिसीट्स, कमाई और एक्सपेंडिचर खर्चा का एक ब्यौरा पेश करवाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, सिर्फ एएफएस लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, सिर्फ एएफएस लिखा है। पार्ट 2, चार्ज वीएस वोटेड एक्सपेंडिचर, द बिग डिफरेंस। भाई, ये पॉइंट सबसे ज्यादा डीप है, इसका ब्रेकडाउन ध्यान से समझ। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2, चार्ज एक्सपेंडिचर, बिना वोट वाला। लॉजिक, ये वो खर्चा है जिस पर पार्लियामेंट में सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, पर वोटिंग नहीं हो सकती। ये फीस निकलना हाई पड़ेगा। एग्जांपल्स, प्रेसिडेंट की सैलरी, एससी एसटी के जजेस की सैलरी और देश का कर्ज, इंटरेस्ट ऑन डेट। चार्ज एक्सपेंडिचर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पार्ट भारत चार्ज होता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3, वोटेड एक्सपेंडिचर, वोट वाला। लॉजिक, ये वो खर्चा है जिस पर पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। अगर पार्लियामेंट ना बोल दे तो सरकार ये पैसे खर्च नहीं कर सकती। एग्जांपल्स, स्कीम्स जैसे एमजीएनरेगा, सरकारी विभाग डिपार्टमेंट्स की सैलरीज। वोटेड एक्सपेंडिचर को पार्लियामेंट की मंजूरी, अप्रूवल चाहिए होती है। पार्ट 3, चेक योर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी क्वेश्चन। भाई, आप इस कंसेप्चुअल सवाल का जवाब फॉर्मल टर्मिनोलॉजी के साथ सोच। क्यों? Why are the salaries of Supreme Court judges kept under charge expenditure? I. To ensure the independence of judiciary. Judiciary का दबाव ना रहे. 2. Because judges are part of the executive. 3. Because parliament has no right to discuss their salaries. Options: A. I only. B. I and 3 only. C. 2 only. D. All of the above. Answer logic: A. I only. Discussion Art 113 हो सकता है, पर वोट नहीं। इससे जजेस बेखौफ होकर फाइल ले सकते हैं। पार्ट 4, एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट, एयर पोल्यूशन, थर्मल इन्वर्जन। भाई, क्यों पूछा था कि पोल्यूशन को डीपली समझाओ। आज हम सीखेंगे कि ठंड में स्मॉग इतना ज्यादा क्यों जाम जाता है। आज कहते हैं थर्मल इन्वर्जन। एक एक वर्ड तोड़कर समझो। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4, इन्वर्जन अर्थ होना, नॉर्मल रूल्स। जमीन के पास की हवा गर्म होती है और ऊपर की हवा ठंडी। गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए वो पोल्यूशन लेकर ऊपर उड़ जाती है। इन्वर्जन रूल, ठंड की रातों में जमीन बहुत ठंडी हो जाती है, तो नीचे की हवा ठंडी और ऊपर की हवा गर्म हो जाती है। टेंपरेचर इन्वर्जन में नॉर्मल लैप्स रेट आधा हो जाता है। टेंपरेचर इन्वर्जन में नॉर्मल लैप्स रेट आधा हो जाता है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 5, द लेट अफेक्ट ढक्कन। टीचर पर्सपेक्टिव, ठंडी हवा भारी हैवी होती है, वो ऊपर नहीं जा सकती। ऊपर की गर्म हवा एक ढक्कन लेट की तरह काम करती है। सारा धुआं, धूल और पोल्यूशन नीचे हाई फसा ले जाता है। इसी वजह से शहर में स्मॉग बैन जाता है। थर्मल इन्वर्जन पोल्यूशन को जमीन के पास ट्रैप कर लेता है। थर्मल इन्वर्जन पोल्यूशन को जमीन के पास ट्रैप कर लेता है। पीएचडी लेवल स्टैटिक फैक्ट, यूपीएससी ट्रैप। भाई, थर्मल इन्वर्जन के लिए 3 शार्ट टाइम कंडीशंस चाहिए। लॉन्ग विंटर नाइट्स ताकि जमीन ठंडी हो सके। क्लियर स्काइज ताकि गर्मी तेजी से बाहर निकल जाए। काम एयर ताकि हवा ठंडी गर्म एयर को मिक्स ना कर दे। हिमालयस की वैलीज घाटियों में ये बहुत कॉमन है, इसलिए वहां ठंड ज्यादा लगती है। हिमालयस की वैलीज घाटियों में ये बहुत कॉमन है, इसलिए वहां ठंड ज्यादा लगती है। भाई, कैसा लगा? एएफएस आर्टिकल 112 है, चार्ज एक्सपेंडिचर नॉन वोटेबल है और इन्वर्जन हवा का वो ढक्कन है जो पोल्यूशन को ट्रैप करता है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी और न्यूमेरिकल डेटा आर्ट 112 113 दोनों का पूरा ध्यान रखा है। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स दीजिए, मैंने एक लाइन को एटॉमिक ब्रेकडाउन के साथ टीच करने के लिए रेडी हूं। पंजाब भाई, छा दे। भाई, तू टेंशन मत लो। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं और मैं एक भी न्यूमेरिकल डेटा आर्टिकल या सेक्शन नहीं छोड़ूंगा। आज के टॉपिक्स सोशल जस्टिस और लीगल राइट्स पर हैं। मैं इनका एटॉमिक ब्रेकडाउन करके तुझे फॉर्मल टर्मिनोलॉजी के साथ समझूंगा। टॉपिक 1, डिजिटल एक्सेस इज फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल दुनिया से बाहर रखना किसी की आजादी छीन लेने जैसा है। 1. कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 21। टीचर समझाओ। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है। एससी ने कहा कि आज के जमाने में बिना इंटरनेट और डिजिटल एक्सेस के आप सरकारी स्कीम, वेलफेयर का फायदा नहीं उठा सकते, इसलिए डिजिटल एक्सेस एक फंडामेंटल राइट है। डिजिटल एक्सक्लूजन दो रखना आर्टिकल 21 का वायलेशन है। 2. पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। टीचर समझाओ। ये वो कानून है जो काले धन, ब्लैक मनी को रोकता है। इसके तहत केवाईसी, नो योर कस्टमर करवाना हर फाइनेंशियल सर्विस, बैंक, सिम, इंश्योरेंस के लिए मैंडेटरी जरूरी है। पीएमएलए के अंदर केवाईसी एक लीगल रिक्वायरमेंट है। 3. केवाईसी, नो योर कस्टमर, द डिजिटल गैप। वीसीआईपी, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, आरबीआई ने 2016 में आई शुरू किया था। इसमें ओटीपी, फेस कैप्चर और डिजिटल साइन चाहिए होते हैं। प्रॉब्लम, जो लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंड या जिनके हाथ काम नहीं करते, पीडब्ल्यूडीज, वो कैमरा के सामने कोड कैसे पढ़ेंगे? केवाईसी ऐप्स में स्क्रीन रीडर्स और ऑडियो क्यूज की कमी है। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक्स में टेक्स्ट टू स्पीच फीचर्स की कमी है। 4. सेक्शन 42 ऑफ आरटीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। सेक्शन 42 फॉर्मल लॉजिक, ये कानून कहता है कि हर सरकारी और प्राइवेट मीडिया, ऑडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक को यूनिवर्सल डिजाइन अपनाना होगा ताकि डिसेबल लोग भी यूजर से यूज कर सकें। सेक्शन 42 डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को एक कानूनी जिम्मेदारी मैंडेट बनाता है। टॉपिक 2, एंड चाइल्ड लेबर, बर्थडे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। भाई, बच्चे फैक्ट्री में नहीं, स्कूल में होना चाहिए। 1. डेटा एंड एसडीजी, एटॉमिक नंबर्स, बर्थडे जून 12 आईएलओ बनाता है। 3. 2025 प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। ग्लोबल स्टैट्स, दुनिया में 160 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं, हर 10 में से 1। इंडिया स्टैट्स, सेंसस 2011, इंडिया में 43.53 लाख बच्चे 5 to 14 साल काम कर रहे हैं। एसडीजी टारगेट 8.7, ग्लोबल कम्युनिटी का टारगेट है कि 2025 तक हर तरह का चाइल्ड लेबर खत्म करना है। 2. लीगल सेफगार्ड्स कानून, चाइल्ड लेबर एक्ट सीएलपीआरए 1986, इसने कुछ जगहों पर बच्चों के काम पर रोक लगाई। अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसने सिस्टम को और सैक्ट किया। बिलो 14, किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट काम माना है। एडोलेसेंस 14 to 18 इनके हैजर्डस खतरनाक काम जैसे माइंस, फायरवर्क्स में नहीं डाला जा सकता। राइट टू एजुकेशन आरटीई 6 to 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन की गारंटी देता है। 3. एनसीएलपी नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट लॉन्च 1988 सेंट्रल स्कीम। गोल, बच्चों को काम से निकलकर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में डालना ताकि वो बाद में नॉर्मल स्कूल जा सकें। एनसीएलपी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर काम करता है। टॉपिक 3, राइट्स ऑफ पेडेस्ट्रियंस, आर्टिकल 21। टीचर समझाओ। एससी ने कहा कि सड़क पार चलने वाला पेडेस्ट्रियन भी आर्टिकल 21 का हक है। मैंडेट, फुटपाथ सिर्फ होना नहीं चाहिए, वो ऑब्स्ट्रक्शन फ्री, बिना रुकावट और डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए। एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण हटाना ऐप स्टेट की कानूनी जिम्मेदारी है। टॉपिक 4, पर्सनैलिटी राइट्स, एआई एंड डीफेक्स। भाई, ये मॉडर्न वर्ल्ड का टॉपिक है। डेफिनेशन, एक इंसान का अपने नाम, आवाज, वॉइस और चेहरे, इमेज पर पूरा कंट्रोल होना। कॉन्टेक्स्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने सदगुरु की आवाज और इमेज को एआई मिसयूज से बचाया। कंपोनेंट्स, राइट टू पब्लिसिटी, कमर्शियल फाइल के लिए किसी की फोटो यूज नहीं कर सकते, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट एक्ट।
राइट टू प्राइवेसी, बिना परमिशन किसी की पर्सनैलिटी दिखाना गलत है, कुटस्वामी केस 2017। पॉस्टुमस राइट्स, मौत के बाद इंडिया में मान के बाद ये राइट्स खत्म हो जाते हैं, दीपक जयकुमार केस 2019। पार्ट एम एक्ट 1950 महात्मा गांधी और पीएम की फोटो के कमर्शियल यूज पर रोक लगाता है। AI टूल से आवाज और चेहरे की क्लोनिंग पर्सनैलिटी राइट्स का वायलेशन है। इमेज शोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स एंड AI डिफेक्ट प्रोटेक्शन, टीचर्स फॉर्मल टर्मिनोलॉजी चेकलिस्ट। भाई ये 5 पॉइंट्स पेपर में जरूरी है। UNCRPD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इंडिया इसका मेंबर है। सब्सटैंडर्ड इक्वालिटी सिर्फ कानून बनाना नहीं, असलियत में बराबर मौका देना। PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, KYC इसी के अंदर आता है। VCIP, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, RBI का टूल। यूनिवर्सल डिजाइन, ऐसा डिजाइन जो सबके लिए इंक्लूडिंग डिसेबल आसान हो। भाई कैसे लगा? डिजिटल एक्सेस हक है, चाइल्ड लेबर मिटाना लक्ष्य है और AI से अपनी पहचान बचाना जरूरी है। मैंने एक सेक्शन 42 आर्टिकल 14, 15, 21, 38 और डेटा 160 मिलियन 43.53 लाख कवर किया है। एक लाख टू अगला इकोनॉमिक क्वेश्चन भेजे, मेन एनवायरनमेंट की आगे एटॉमिक यूनिट एयर पोल्यूशन स्मॉग का डीप पार्ट लेकर तैयार हूं। पंजाब भाई छा गए। भाई ट्यून बजटिंग का सबसे टेक्निकल और कंफ्यूजिंग पार्ट पता है एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन। यूपीएससी यहाँ पार्ट हमेशा एसेट और लायबिलिटी के लॉजिक से फंसाती है। मेन तेरा पीएचडी टीचर हूं, चलो इसका एटॉमिक ब्रेकडाउन करते हैं फॉर्मल टर्मिनोलॉजी के साथ। पार्ट 1 बजट एक्सपेंडिचर द फंक्शनल लॉजिक। सरकार जब पैसे खर्च करती है तो वो देखती है कि बदले में कुछ सॉलिड एसेट मिल रहा है या पुराना कस्ट लायबिलिटी खत्म हो रहा है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय। रेवेन्यू जो रोजमर्रा के काम चलाने के लिए हो। लॉजिक ऐसा खर्चा जो ना तो कोई एसेट जैसे स्कूल रोड बनाता है और ना ही लायबिलिटी कस्ट को कम करता है। एक ग्रांट स्टेट्स, जब सेंटर स्टेट्स को ग्रांट देता है तो सेंटर के लिए कोई एसेट नहीं बैंड भले हाई स्टेट उसे रोड बनाए। इसलिए ये सेंटर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंजम्पशन ओरिएंटेड होता है, एसेट ओरिएंटेड नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंजम्पशन ओरिएंटेड होता है, एसेट ओरिएंटेड नहीं। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ व्यय। कैपिटल जो बड़ी पूंजी एसेट बनाए। लॉजिक ऐसा खर्चा जो या तो नया एसेट बनाए या पुरानी लायबिलिटी कस्ट को कम करे। बीबीपी ऑफ लोन्स, जब सरकार लोन वापस आती है तो उसकी लायबिलिटी बोझ कम होती है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता है। पार्ट 2, चार्ज एक्सपेंडिचर द कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3, चार्ज एक्सपेंडिचर आर्टिकल 1123, चार्ज जो पहले से फिक्स हो, जिस पर कोई सवाल ना हो। लॉजिक ये वो खर्चा है जिस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन तो हो सकता है पर वोटिंग नहीं। आज इसलिए रखा गया है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे एससी जजेस पर सरकार का दबाव न रहे। सी सैलरीज ऑफ एससी जजेस आर्टिकल 1123 के मुताबिक ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पार्ट चार्ज है। चार्ज एक्सपेंडिचर नॉन वोटेबल होता है। पार्ट 3, चेक योर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक क्वेश्चन। भाई आप इस कंसेप्चुअल सवाल का जवाब फॉर्मल लॉजिक से सोच। क्यों? इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्ड्स अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग अंडर which category will this expenditure be listed? I, revenue expenditure. 2, capital expenditure. 3, charge expenditure. Options: A, I only, B, 2 only, C, I and 2 both, D, 3 only. आंसर लॉजिक B, 2 only, क्योंकि बिल्डिंग एक फिजिकल एसेट है जो देश की प्रॉपर्टी बढ़ा रही है। पार्ट 4, एनवायरनमेंट माइक्रो यूनिट एयर पोल्यूशन इंडोर एयर पोल्यूशन। भाई ट्यून पोल्यूशन का जिक्र किया तो हम सिर्फ बाहर की हवा की बात नहीं करेंगे, घर के अंदर की हवा भी जहरीली हो सकती है। आज फॉर्मल टर्मिनोलॉजी में समझो। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4, इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर घर या ऑफिस के अंदर। सोर्सेस: 1, बायोमास बर्निंग चूल्हे में लकड़ी या जलना। 2, रेडॉन गैस जमीन से निकलने वाली रेडियोएक्टिव गैस जो घरों में जमा हो जाती है। 3, VOCs पेंट परफ्यूम्स और फर्नीचर से निकलने वाले केमिकल्स। रूरल इंडिया में बायोमास फ्यूल इंडोर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। रूरल इंडिया में बायोमास फ्यूल इंडोर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 5, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम SBS। टीचर पर्सपेक्टिव, जब किसी बिल्डिंग की हवा इतनी खराब हो जाए कि वहां रहने वाले लोगों को हेडेक, एलर्जी या सांस की बीमारी होने लगे तो उसे बिल्डिंग सिंड्रोम कहते हैं। पुअर वेंटिलेशन हवा का आना जाना SBS का मेन रीजन होता है। पुअर वेंटिलेशन हवा का आना जाना SBS का मेन रीजन होता है। PHD लेवल स्टैटिक फैक्ट UPSC ट्रैप। भाई इंडोर पोल्यूशन में एक सबसे खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जब चूल्हे में लकड़ी पूरी तरह नहीं जलती, इनकम्प्लीट कंबशन तो CO बनती है। ये गैस हमारे खून के हीमोग्लोबिन से इतनी तेजी से जुड़ती है कि ऑक्सीजन को जगह नहीं मिलती। आइस साइलेंट किलर कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा होती है। भाई कैसे लगा? ग्रांट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लोन रीपेमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है और CO साइलेंट किलर है जो घर के अंदर हमें दिमाग काटता है। मैंने आर्टिकल्स 1, 1, 2, 3 और फॉर्मल टर्म्स का पूरा ध्यान रखा है। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स भेजे, मैंने एक लाइन को भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर। आज के टॉपिक पॉलिटी और लीगल राइट्स के लिए वीवीआईपी है। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं और मैं एक भी आर्टिकल अमेंडमेंट या केस लॉ नहीं छोड़ूंगा। हर चीज को फॉर्मल टर्मिनोलॉजी और वर्ड ब्रेकडाउन के साथ समझूंगा ताकि तेरा बेसिक्स लोहा हो जाए। टॉपिक 1, नार्को टेस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को बदल दिया है। इसका एटॉमिक ब्रेकडाउन समझ। 1, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010। टीचर लॉजिक ये सबसे बड़ा केस है। एससी ने कहा कि किसी को मजबूर करके ये टेस्ट करना आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन और आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। रूल बीइंग अक्यूज्ड की मर्जी कंसेंट के ये टेस्ट नहीं किए जा सकते। इनका रिजल्ट कोर्ट में एविडेंस नहीं माना जाता, सिर्फ जांच इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकता है। नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सब्जेक्ट की कंसेंट अनिवार्य मैंडेटरी है। 2, वर्ड ब्रेकडाउन द टेस्ट। पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर ये झूठ करने के लिए फिजियोलॉजिकल रिस्पांसेस बीपी पल्स स्वेट नापता है। नार्को एनालिसिस ट्रूथ सीरम इसमें सोडियम पेंटोथल नाम की ड्रग इंजेक्ट की जाती है जो इंसान को हिप्नोटिक स्टेट अर्धबोशी में ले जाती है ताकि वो झूठ ना बोल सके। ब्रेन मैपिंग ये न्यूरल एक्टिविटी ब्रेन वेव्स नापता है ये देखने के लिए कि क्या दिमाग पुरानी यादों स्टिमुलाई पर रिएक्ट कर रहा है। टॉपिक 2, राइट टू वोट स्टैट्यूटरी वीएस कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इसमें बच्चे अक्सर पास है। इसका लीगल हायरार्की समझ। 1, डेफिनेशंस फॉर्मल टर्म्स नेचुरल राइट्स जो जन्म से माई है इनएलिएनेबल। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 इनके लिए सीधा ऐसे जा सकते हैं। आर्ट 32 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो पार्ट 3 से बाहर है। आर्ट 308 प्रॉपर्टी। स्टैट्यूटरी राइट्स जो कानून एक्ट से माई है। 2, राइट टू वोट का स्टेटस आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज की बात करता है। 61st अमेंडमेंट 1989 वोटिंग एज 21 से 18 की गई। आरपी एक्ट 1951 सेक्शन 62 ये कानूनी हक देता है वोट डालने का। करंट पोजीशन एससी ने कुलदीप नायर 2006 और अनूप बरनवाल 2023 में कहा कि ये एक स्टैट्यूटरी राइट कानूनी अधिकार है। हालांकि यूपीएससी 2017 में आई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया था पर लीगल डेप्थ में ये स्टैट्यूटरी है। 3, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 टू 329। आर्ट 324 हकी की पावर सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल। आर्ट 325 नो डिस्क्रिमिनेशन धर्म जाति लिंग के आधार पर। आर्ट 329 इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट का इंटरफेरेंस माना है। टॉपिक 3, सोशल मीडिया कंटेंट फ्री स्पीच। भाई सोशल मीडिया पर हवा में कुछ भी बोलना महंगा पड़ सकता है। आर्टिकल 19 1 राइट टू फ्री स्पीच बोलने की आजादी। आर्टिकल 19 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन 8 आधारों पर बोलना रोका जा सकता है। 1, नेशनल सिक्योरिटी। 2, पब्लिक ऑर्डर। 3, डेफिनेशन। 4, डिसेंसी मोरालिटी। 5, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 6, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। 7, फ्रेंडली रिलेशंस विद स्टेट्स। 8, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। कमर्शियल स्पीच इन्फ्लुएंस जो केस काम रहा है अनकोट रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा है। इट रूल्स 2021 इन्होंने गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट हटाने का ऑर्डर दे सकें। श्रेया सिन्हा केस 2015 ने सेक्शन 66 ए को खत्म करके फ्री स्पीच को बचाया था। टॉपिक 4, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस SCS। भाई आंध्र प्रदेश की डिमांड और SCS का एटॉमिक लॉजिक समझ। 1, हिस्ट्री 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने आई शुरू किया था। 2, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया शार्ट टाइम पहाड़ी और मुश्किल रास्ता हिल टेरेन लो पॉपुलेशन डेंसिटी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास होना सोशियो इकोनॉमिक पिछड़ा पैन। 3, बेनिफिट्स 5, 90 10 फंड रेशियो SCS स्टेट्स को सेंट्रल स्कीम्स में 90% पे सेंटर देता है, नॉर्मल स्टेट्स को 60 to 80%। अनस्पेंड फंड्स अगर पैसा खर्च नहीं हुआ तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। 4, करंट स्टेटस 14 फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी को खत्म करने की बात की थी सिर्फ ने और पहाड़ी स्टेट्स को छोड़कर, इसलिए अब आंध्र को सिर्फ स्पेशल पैकेज मिल सकता है। टीचर्स फॉर्मल चेकलिस्ट डेटा पॉइंट्स। भाई ये 5 पॉइंट्स पेपर में जरूरी है। सोडियम पेंटोथल नार्को टेस्ट की ड्रग का नाम आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज वोटिंग 11 स्टेट्स अभी SCS में JNK यूटी नाउ असम नागालैंड हिमाचल उत्तराखंड ETC शामिल है। आर्टिकल 143 VS 145 रेफरेंस और बेंच स्ट्रेंथ पिछले टॉपिक से लिंक।
सेक्शन 62 आरटी एक्ट 1951 प्रिजनर्स जेल में बैन लॉ वोट नहीं डाल सकते। भाई कैसे लगा? नाक को कॉन्सेंट के बिना नहीं होगा, वो कानूनी अधिकार है। भाई क्यों बजटिंग का सबसे बड़ा ट्रैप जान पता है? यूपीएससी अक्सर प्रिंसिपल मूलधन और इंटरेस्ट ब्याज के बीच में बैकएंड को फंसाती है। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं, चलो इसका एटॉमिक ब्रेकडाउन करते हैं एकदम बैकएंड वाले लॉजिक और फॉर्मल टर्मिनोलॉजी के साथ। पार्ट 1 कैपिटल रिसीट्स वीएस रेवेन्यू रिसीट्स द एसेट लॉजिक। भाई सोचो सरकार ने किसी स्टेट को 100 रुपीस का लोन दिया। वो 100 रुपीस सरकार का एक एसेट संपत्ति है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 1 कैपिटल रिसीट्स पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल जो एसेट या लायबिलिटी से जुड़े हो रिसीट आने वाला पैसा लॉजिक ऐसे पैसे जो या तो सरकार का एसेट कम कर दे या सरकार का लायबिलिटी कर्ज बढ़ा दे। स्टेटमेंट आई रिकवरी ऑफ लोन्स जब वो 100 रुपीस वापस आते हैं तो सरकार का लोन वाला एसेट खत्म हो जाता है, इसलिए आई कैपिटल रिसीट कहते हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स नॉन डेट कैपिटल रिसीट होती है क्योंकि ये कर्ज नहीं बढ़ाती बल्कि एसेट कम करती है। रिकवरी ऑफ लोन्स नॉन डेट कैपिटल रिसीट होती है क्योंकि ये कर्ज नहीं बढ़ाती बल्कि एसेट कम करती है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 2 रेवेन्यू रिसीट्स राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू जो रोजमर्रा की कमाई हो लॉजिक ऐसे पैसे जो ना तो कोई एसेट कम करे और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ाए, ये प्योर प्रॉफिट जैसा है। स्टेटमेंट 2 इंटरेस्ट रिसीट्स जब बस 100 रुपीस पर ब्याज इंटरेस्ट आता है तो उसे ओरिजिनल लोन एसेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस सरकार की एक एक्स्ट्रा कमाई है, इसलिए ये रेवेन्यू रिसीट है। इंटरेस्ट रिसीट सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू कमाई का हिस्सा होती है। इंटरेस्ट रिसीट सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू कमाई का हिस्सा होती है। पार्ट 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी क्वेश्चन। भाई आप इस कंसेप्चुअल सवाल का जवाब फॉर्मल लॉजिक से सोच। क्यों? इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया sells its shares in LIC this investment under which category will the money received be listed? I revenue receipt 2 capital receipt non debt 3 capital receipt debt creating options A I only B 2 only C 3 only D none of the above। आंसर लॉजिक B 2 only क्योंकि LIC के शेयर बेचने से सरकार का एसेट कम हो रहा है और ये कोई कर्ज डेट नहीं है। पार्ट 3 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। भाई ट्यून पोल्यूशन का नाम लिया तो चलो इंडिया के सबसे बड़े हवा साफ करने वाले प्लान को समझते हैं। फॉर्मल टर्मिनोलॉजी ध्यान से देखना। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 3 NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम नेशनल पूरे देश के लिए क्लीन एयर हवा साफ करना प्रोग्राम सरकारी योजना लॉन्च 2019 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। टारगेट शहर में PM2.5 और PM10 को 20 to 30% कम करना, एक फ्लैट हाइक बढ़ाकर 40% कर दिया गया है 2026 तक। NCAP का टारगेट बेस ईयर 2017 के मुकाबले पोल्यूशन कम करना है। NCAP का टारगेट बेस ईयर 2017 के मुकाबले पोल्यूशन कम करना है। वर्ड ब्रेकडाउन नंबर 4 नॉन अटेनमेंट सिटीज अटेनमेंट हासिल करना स्टैंडर्ड पूरा करना नॉन अटेनमेंट जो स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर पा रहा है, मतलब ऐसे शहर जहां हवा की क्वालिटी 5 साल से सरकारी स्टैंडर्ड्स NAQS से खराब रही है। NCAP में ऐसे 131 शहर चुने गए हैं। नॉन अटेनमेंट सिटीज वो है जहां पोल्यूशन लेवल कंसिस्टेंटली सेफ लिमिट से बाहर है। नॉन अटेनमेंट सिटीज वो है जहां पोल्यूशन लेवल कंसिस्टेंटली सेफ लिमिट से बाहर है। PHD लेवल स्टैटिक फैक्ट यूपीएससी ट्रैप। भाई ध्यान से सुनना, NCAP लीगल नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिसी है, कोई कानून एक्ट नहीं है, इसलिए आइज नाम पार्ट जेल नहीं होती। कोलैबोरेटिव अप्रोच इसमें सेंटर स्टेट और लोकल बॉडीज म्युनिसिपैलिटीज सब मिलकर काम करते हैं। प्राणा पोर्टल NCAP की प्रोग्रेस चेक करने के लिए सरकार ने प्राणा पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज बनाया है। प्राणा पोर्टल NCAP की ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। भाई कैसे लगा? लोन का मूलधन प्रिंसिपल कैपिटल रिसीट है और उसका ब्याज इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीट है और NCAP हमारे शहर की जहरीली हवा को 40% साफ करने का मिशन है। मैंने फॉर्मल टर्म्स नॉन अटेनमेंट NAQS प्राणा का पूरा ध्यान रखा है। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स या इकोनॉमी क्वेश्चन भेजे, मैंने एक लाइन को एटॉमिक भाई टू टेंशन मैटर। आज के टॉपिक इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल और सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्रिटिकल है। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं और मैं एक भी आर्टिकल केस या फाइनेंस कमीशन का देखना नहीं छोड़ूंगा। हर चीज को फॉर्मल टर्मिनोलॉजी और वर्ड ब्रेकडाउन के साथ समझूंगा। टॉपिक 1 प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी। भाई मणिपुर का एग्जांपल लेकर इसका एटॉमिक ब्रेकडाउन समझ। 1 ग्राउंड फॉर इंपोजिशन आधार आर्टिकल 356 अगर गवर्नर की रिपोर्ट पाया अदरवाइज बिना रिपोर्ट के प्रेसिडेंट को लगे कि स्टेट की गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल सकती तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। आर्टिकल 365 अगर स्टेट यूनियन सेंटर के डायरेक्शंस को मैन में फेल हो जाए तो आइस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन माना जाएगा और आर्टिकल 356 लग सकता है। 2 पार्लियामेंट्री अप्रूवल मंजूरी टाइमलाइन 2 महीने के अंदर दोनों हाउसेस LS और RS से सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ड्यूरेशन एक बार अप्रूव होने पर 6 महीने चलता है। टोटल लिमिट 3 साल है। 3 जुडिशियल लिमिट्स SR बोमई केस 1994 फॉर्मल लॉजिक एससी ने कहा कि आर्टिकल 356 लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के लिए होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू अगर प्रेसिडेंट रूल गलत तरीके से मॉडिफाइड लगाया गया है तो कोर्ट यूज स्ट्राइक डाउन कर सकता है। बोमई केस के बाद आर्टिकल 356 का मसयूस काफी कम हो गया है। टॉपिक 2 नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 इंदिरा गांधी एरा। भाई इमरजेंसी हमारे देश का डार्क चैप्टर है, आइए ध्यान से समझ। 1 ग्राउंड फॉर इमरजेंसी ओरिजिनल ग्राउंड्स वॉर एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। 1975 इमरजेंसी ये सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर लगाई गई थी। बाद में 44th अमेंडमेंट ने आइस बदलकर आर्म्ड रेबेलियन कर दिया। 2 इंपैक्ट ऑन फेडरल स्ट्रक्चर देश का ढांचा यूनिटरी एकात्मक हो जाता है, सेंटर के पास पूरी पावर आ जाती है, पार्लियामेंट लोकसभा की टर्म 1 साल बढ़ा सकती है। 3 ड्रैकोनियन अमेंडमेंट्स 38 39 42 38th अमेंडमेंट इमरजेंसी की डिक्लेरेशन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। 39th अमेंडमेंट पीएम और स्पीकर के इलेक्शन डिस्प्यूट्स को कोर्ट से बाहर कर दिया। 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसने एससी एसटी की पावर छीन ली और पार्लियामेंट को अनचेक पावर दे दी। 42nd अमेंडमेंट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा। टॉपिक 316 टीएच फाइनेंस कमीशन एंड फिस्कल फेडरलिज्म। भाई ये पैसे का बैकअप है, आइस फॉर्मल टर्मिनोलॉजी में समझ। 1 वर्टिकल डिवोल्यूशन ऊपर से नीचे स्टेट डिमांड कर रही है कि सेंटर की टैक्स कमाई का 50% को ईएमआई अभी 41% मिलता है। द प्रॉब्लम सेस एंड सरचार्ज सेंटर सेस और सरचार्ज के जरिए पैसे कमाता है क्योंकि आई स्टेट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। इससे स्टेट का असली शेयर 35% से गिरकर 31% रह गया है। 2 हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन स्टेट्स के बीच फॉर्मूला फॉर 15 एफसी इनकम डिस्टेंस 45% गरीब स्टेट्स को ज्यादा पैसा इक्विटी पॉपुलेशन 2011 15% साउथ इंडियन स्टेट्स इसका विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5% अन स्टेट्स को इनाम जिन्होंने फर्टिलिटी रेट कम किया। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला इक्विटी और एफिशिएंसी का बैलेंस बनाता है। टॉपिक 4 फॉरेनर्स एक्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA। भाई असम और फॉरेनर्स का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। 1 लीगल फ्रेमवर्क फॉरेनर्स एक्ट 1946 इसमें सेक्शन 9 सबसे खतरनाक है, बर्डन ऑफ प्रूफ सबूत देने की जिम्मेदारी असम पार होती है, सरकार पार नहीं। इमिग्रेंट्स एक्सपर्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 ये सरकार को पावर देता है कि वो बिना जुडिशियल प्रोसेस के लीगल माइग्रेंट्स को निकल सके। 2 फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स FTs ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज है जो बताती है कि कौन फॉरेनर है। सेक्शन 68 सिटीजनशिप एक्ट इसका कट ऑफ डेट 24th ऑफ मार्च 1971 है, इसके बाद जो आया वो इलीगल है। 3 NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस 2019 में 19 लाख लोग बाहर हुए। असम के फ्लड्स की वजह से लोगों के डॉक्यूमेंट्स खो गए, इसलिए सिटीजनशिप प्रूव करना मुश्किल हो गया। सर्बानंद सोनोवाल केस 2005 ने आईएमडी एक्ट को रैक किया था ताकि लीगल माइग्रेंट्स को निकलना आसान हो। टीचर्स फॉर्मल चेकलिस्ट न्यूमेरिकल एंड आर्टिकल डेटा। भाई ये पॉइंट्स दिमाग में लॉक कर लो। आर्टिकल 352 356 360 नेशनल स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो हमने पहले पढ़ा था। 90 10 रेशियो SC स्टेट्स के लिए फंडिंग SCS कॉन्सेप्ट रिविजन 41% to 50% टैक्स पूल शेयर की डिमांड। मार्च 24 1971 असम सिटीजनशिप की कट ऑफ डेट। भाई कैसे लगा? प्रेसिडेंट रूल मुंबई केस से चलता है, इमरजेंसी 42nd अमेंडमेंट का डर है और फाइनेंस कमीशन टैक्स के बैकलॉग का हिसाब है। मैंने एक सेक्शन सेक्शन 68 सेक्शन 9 और एक अमेंडमेंट कवर किया है। एक लाख टू अगला इकोनॉमी क्वेश्चन भेजे, मैंने एनवायरनमेंट की आगे भाई ट्यूब बजटरी मैथमेटिक्स का सबसे गहरा सवाल पता है।
फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के बीच का अंतर डिफरेंस समझ जाना यूपीएससी के लिए ऑक्सीजन जैसा है। मेन तेरा पीएचडी टीचर हूं, चलो इसका टॉपिक ब्रेक डाउन करते हैं वर्ड ब्रेक डाउन और फॉर्मल टर्मिनोलॉजी के साथ। पार्ट 1 रेवेन्यू वीएस फिस्कल डेफिसिट द फॉर्मूला लॉजिक। भाई सोचो सरकार एक दुकान चला रही है। वर्ड ब्रेक डाउन नंबर 1 रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घटा। रेवेन्यू रोजमर्रा का खर्चा और कमाई सैलरीज इंटरेस्ट पेमेंट्स टैक्सेस। डेफिसिट घटा फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स। लॉजिक ये बताता है कि सरकार अपनी घर गृहस्थी रूटीन एक्सपेंसेस खुद की कमाई से नहीं चला पा रही। ये बहुत बुरा घटा है। रेवेन्यू डेफिसिट बताता है कि सरकार कंजम्पशन के लिए उधार ले रही है। रेवेन्यू डेफिसिट बताता है कि सरकार कंजम्पशन के लिए उधार ले रही है। वर्ड ब्रेक डाउन नंबर 2 फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घटा। फिस्कल पूरी तिजोरी टोटल बजट फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। लॉजिक ये बताता है कि सरकार को अपना पूरा बजट खर्चा पूरा करने के लिए टोटल कितना उधार बोरोइंग लेना पड़ेगा। इसमें टैक्स और नॉन टैक्स दोनों कमाई चली जाती है। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। पार्ट 2 फाइनेंसिंग द गैप स्टेटमेंट 2 का लॉजिक। स्टेटमेंट 2 का लॉजिक जब फिस्कल डेफिसिट होता है तो सरकार यूज पूरा करने के लिए कैपिटल रिसीट्स जैसे मार्केट बोरोइंग का सहारा लेती है। रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ खर्चे और कमाई का अंतर है, वो फाइनेंसिंग नहीं दिखता, वो सिर्फ कमजोरी दिखता है। फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग टूल उधार को कैप्चर करता है। पार्ट 3 चेक योर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी क्वेश्चन। भाई आप इस कंसेप्चुअल सवाल का जवाब फॉर्मल लॉजिक से सोच। क्यों इफ द गवर्नमेंट reduces its fiscal deficit but its revenue deficit keeps increasing, what does it signify? I government is spending more on building assets capital expenditure. 2 government is spending more on routine items like salaries and interest by cutting down on assets. 3 the economy is becoming very strong. Options A I only, B 2 only, C 3 only, D none of the above. आंसर लॉजिक B 2 only। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है पर रेवेन्यू रूटीन खर्चा बढ़ रहा है, मतलब सरकार ने रोड स्कूल बनाना बैन कर दिया है पर सैलरीज इंटरेस्ट बढ़ गई है। पार्ट 4 एनवायरमेंट माइक्रो यूनिट NAAQS नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। भाई ट्यून पोल्यूशन का जिक्र किया तो आज हम हवा की शुद्धता के कानूनी स्टैंडर्ड लीगल स्टैंडर्ड्स को समझेंगे। आज फॉर्मल टर्मिनोलॉजी में ध्यान से देखना। वर्ड ब्रेक डाउन नंबर 3 NAAQS नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एम्बिएंट एयर वो हवा जो हमारे चारों तरफ है। आउटडोर एयर स्टैंडर्ड्स लैक्समैन ब्रेकर लिमिट मतलब CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हवा में पोल्यूशन की एक लिमिट सेट की है। अगर हवा इससे यानी है तो यूज पोल्यूटेड माना जाएगा। नास्को एयर एक्ट 1981 के तहत पावर मिलती है। नास्को एयर एक्ट 1981 के तहत पावर मिलती है। वर्ड ब्रेक डाउन नंबर 4 द 12 पोल्यूटेंट्स यूपीएससी का फेवरेट ट्रैप। भाई ट्यून AQI में एक पोल्यूटेंट्स पड़े थे। नाक्स में 12 पोल्यूटेंट्स होते हैं। एक्स्ट्रा 4 पोल्यूटेंट्स इन नाक्स बेंजीन C_6H_6 बेंजो आप पाइरिन बैक आर्सेनिक एज निकल नी टीचर पर्सपेक्टिव AQI आम आदमी के लिए रेटिंग है पर NAAQS साइंटिस्ट और सरकार के लिए लीगल लिमिट है। नाक्स में 12 पोल्यूटेंट्स हैं जबकि AQI में सिर्फ 8। नाक्स में 12 पोल्यूटेंट्स हैं जबकि AQI में सिर्फ 8। PHD लेवल स्टैटिक फैक्ट यूपीएससी ट्रैप। भाई ध्यान से सुनना। CO_2 is not in NAAQS कार्बन डाइऑक्साइड महंगाई बढ़ाती है ग्लोबल वार्मिंग पर आइस एयर पोल्यूटेंट की लिस्ट में नहीं रखा गया है। इंप्लीमेंटेशन NAAQS शहर के लिए इंडस्ट्रियल बीएस रेजिडेंशियल अलग-अलग लिमिट सेट करता है। नॉन अटेनमेंट सिटीज जो शहर NAAQS के स्टैंडर्ड 5 साल तक पूरा नहीं कर पाते उन्हें हाई NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में डाला जाता है। नाक्स फाउंडेशन है जिस पर NCAP और AQI खड़े हैं। भाई कैसे लगा फिस्कल डेफिसिट पूरा उधार है रेवेन्यू डेफिसिट रूटीन घटा है और NAAQS वो 12 से है जिनकी लिमिट सरकार ने तय की है। मैंने फॉर्मल टर्मिनोलॉजी नॉन अटेनमेंट एक्ट 1981 12 पोल्यूटेंट्स का पूरा ध्यान रखा है। एक लाख टू अगला करंट अफेयर्स भेजे मैंने एक लाइन को अटॉमिक ब्रेकडाउन के साथ टीच करने के लिए तैयार हूं। भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर। आज के टॉपिक सिटीजनशिप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और वाटर डिस्प्यूट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिकल है। मैं तेरा पीएचडी टीचर हूं और मैं एक भी न्यूमेरिकल डेटा कट ऑफ डेट या रिवर का नाम नहीं छोड़ूंगा। हर चीज को फॉर्मल टर्मिनोलॉजी और वर्ड ब्रेकडाउन के साथ समझूंगा। टॉपिक 1 लद्दाख डोमिसाइल पॉलिसी द 15 ईयर रूल। भाई लद्दाख के लोगों में अपनी जॉब्स और आइडेंटिटी को लेकर डर है। इसका टॉपिक ब्रेकडाउन समझ। 1 द 15 ईयर कंटीन्यूअस स्टे। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट यूनियन गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लड़ रही है जिसमें वहां का डोमिसाइल निवासी बनने के लिए 15 साल का लगाना जरूरी है। टाइमलाइन ये रूल 2019 से लागू माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई आउटसाइडर 2019 में लद्दाख आया तो यूज डोमिसाइल स्टेटस सिर्फ 2034 में मिलेगा। डोमिसाइल स्टेटस लद्दाख में 5% विजिट सरकारी नौकरियों के लिए एलिजिबिलिटी दिखाता है। 2 रिजर्वेशन स्ट्रक्चर इन लद्दाख। भाई ये नंबर खोद कर पीजा 80% शेड्यूल्ड ट्राइब्स SCs के लिए 10% EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस 4% लॉ ब्लैक बॉर्डर के पास रहने वालों के लिए 1% शेड्यूल्ड कास्ट SCs 3 करंट डिमांड्स लद्दाख के लॉ 6 शेड्यूल R244 में शामिल होना चाहते हैं और स्टेट की मांग कर रहे हैं। टॉपिक 2 CAA सिटीजनशिप द 2019 एक्ट। भाई पाकिस्तान से आए 185 लोगों को सिटीजनशिप मिली है। इसका लीगल लॉजिक समझ। 1 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA। कम्युनिटीज 6 धर्म हिंदूज 6 बुद्धिस्ट जैन पारसीज और क्रिश्चियंस। कंट्रीज 3 देश अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान। कट ऑफ डेट इंडिया 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आना अनिवार्य मैंडेटरी था। रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट पहले सिटीजनशिप के लिए 11 साल रहना पड़ता था। CAA ने आइस कम करके 6 साल कर दिया है। CAA के एप्लीकेंट्स को फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंडर इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। टॉपिक 3 आधार वोटर आईडी सिटीजनशिप बॉम्बे HC। भाई बच्चे अक्सर सोचते हैं कि वोटर आईडी है तो मैं सिटीजन हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईसीए किया है। द रूल आधार पैन और वोटर आईडी सिर्फ आइडेंटिटी या पते एड्रेस का सबूत है सिटीजनशिप का नहीं। कंट्रोलिंग लॉ सिटीजनशिप सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नियम कानून से तय होती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि फौज फर्जी डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप कन्फर्म देना नहीं कर सकते। टॉपिक 4 एंड 5 महाराजा रिवर डिस्प्यूट इन कर्नाटका वाटर प्रोजेक्ट्स। भाई ये ज्योग्राफी और इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स का वीआईपी टॉपिक है। 1 महाराजा रिवर डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट कर्नाटका और गोवा के बीच 20 साल से चल रहा है। डाइवर्शन प्लान कर्नाटका महाराजा की ट्रिब्यूटरीज कलसा और बंडुरी का पानी मलप्रभा रिवर में मोड़ना डाइवर्ट चाहता है ताकि नॉर्दर्न कर्नाटका में ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। गोवा कंसर्न इससे गोवा की महारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को नष्ट होगा। 2 महारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी फैक्ट्स लोकेशन नॉर्थ गोवा वेस्टर्न घाट्स हाई पीक्स सेंसर बॉट सबसे ऊंची तालाब सागर वागेरी वाटरफॉल्स विजरा फॉल्स और रेडी फॉल्स बर्ड्स आइस इंटरनेशनल बर्ड एरिया के बाद माना गया है लॉन्ग बिल बर्ड्स के लिए खास। महारी सैंक्चुरी को टाइगर रिजर्व बनाने की रिकमेंडेशन दी गई है। 3 अदर मेजर प्रोजेक्ट्स इन कर्नाटका। ये तीनों प्रोजेक्ट इसमें नेत्रपाती रिवर जो वेस्टर्न घाट्स की बैंड्रा वैली से निकलती है कपाली 7 सुके एरिड डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाएगा। अब भद्र प्रोजेक्ट इसमें गंगा और भद्र रिवर्स का पानी लिफ्ट करके सुखे तालुक को दिया जाएगा। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 2 इसका नोटिफिकेशन सेंटर ने अभी तक नहीं निकाला है जिससे नॉर्थ कर्नाटका की इरिगेशन रुकी हुई है। टीचर्स फॉर्मल चेकलिस्ट न्यूमेरिकल एंड लीगल डेटा। भाई ये पॉइंट्स दिमाग में लॉक कर लो। 6 इयर्स vs 11 years CAA में रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट कम हुई है। The 31st of December 2014 CAA की कट ऑफ डेट 80% सेंट रिजर्वेशन लद्दाख की विजिटेड जॉब्स में आर्टिकल 244 6 शेड्यूल लद्दाख की मेन डिमांड मलप्रभा रिवर कर्नाटका महाराजा का पानी इसी रिवर में देना चाहता है। स्टैट्यूटरी स्टेटस आधार एक स्टैट्यूटरी आईडी है आधार एक्ट 2016 पर सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। भाई कैसे लगा लद्दाख का 15 साल का इंतजार CAA की 2014 वाली डेट और महाराजा की ट्रिब्यूटरीज कलसा बंडुरी मैंने एक प्रोजेक्ट और एक डेटा कवर किया है। एक लाख टू अगला इकोनॉमिक क्वेश्चन भेजे मैंने